इसी वजह से निंजास इस चैप्टर से बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी वैरायटी प्रैक्टिस करे, कौन सी स्किप करे। तो वही सेम लड़की एपी चैप्टर के स्टार्ट होने का इंतजार करे कि भैया हमारे बीच का कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी। चारों ग्रुप ने सही जवाब दिया। इनके मैथ्स टीचर प्रिंस एंड सही जैसे कोई रहे होंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है, तभी तो सब लोग सही है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे निंजास, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रिंस एंड और एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से सेशन में आप सभी का इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th पे स्वागत करता हूं। तुम्हारा आज का सेशन हमारे हर सेशन की तरह धुआंधार होने वाला है, शानदार होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम अपने क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस देखेंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्लास 10th का ये जो चैप्टर एपी है, इससे तुम लोग बहुत डरते हो, क्योंकि सर ये जो चैप्टर है बड़ा वास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट्स तो बहुत कम है, लेकिन सवालों की वैरायटी बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसी वजह से निंजास इस चैप्टर से बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी वैरायटी प्रैक्टिस करे, कौन सी स्किप करे। लेकिन आज के बाद नहीं भैया, टेंशन मत लो, तुम्हारी ये परेशानी आज दूर कर दूंगा। इस बड़े से वास्ट से भरे हुए क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से छांट के तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 15 सवाल लाया हूं, इस गारंटी के साथ कि ये जो 15 सवाल का ये डेडली कॉम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट किया है, इसको आज के इस छोटू से सेशन से तुम ढंग से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो ना भैया, तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का कितना भी टेढ़ा सवाल दे दे, तुम उसको जरूर से सॉल्व करके आओगे, चाहे तुमने बेसिक मैथ ली है या फिर स्टैंडर्ड मैथ। भैया ये जो 15 सवाल का कॉम्बिनेशन है, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बना के लाया हूं। इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने इसके साथ साथ यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का भी तड़का लगाया है। भैया इतना कुछ कर लोगे ना इस चैप्टर में और इस छोटे से सेशन में, तो भैया इस चैप्टर में तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले सवाल के साथ लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, पढ़िए एक बार। तो सर सवाल के अंदर हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। बोला था ना, x कभी भी एक मैथ्स के टीचर का पीछा ही नहीं छोड़ती, छोड़ता। चलो यहां पे आ जाते हैं सर जी। तो x की वैल्यू पूछी जा रही है और मुझे गिवन क्या है, तो सर सवाल के अंदर एक एपी पे बात चल रही है और मेरे एपी के लिए यह बोला जा रहा है कि भैया मेरे किसी एपी में ये 3 लगातार आने वाले टर्म्स है, मेरे किसी एपी के ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अब कौन से 3 लगातार टर्म्स है ये नहीं बताया, बस इतना बोला किसी एपी के ये 3 लगातार टर्म्स है। हो सकता है T1 T2 T3 हो सकता है T3 T4 T5 हो सकता है T11 T12 T13 हो सकता है T50 T51 T52 हो। तो भैया किस पोजीशन के लगातार आने वाले 3 टर्म्स है ये नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरे एपी के कहीं के ये लगातार आने वाले 3 टर्म्स है, ये मेरे एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो अब इस जानकारी की मदद से बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस टाइप के सवाल का लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सोचने का तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी भी अगर आपको सवाल देने वाले भैया या फिर सवाल देने वाली दीदी ऐसा बोल देना कि भैया ये लो एपी, ये लो मेरे एपी के 3 लगातार आने वाले टर्म्स, तो हमेशा इस सिचुएशन में सीधे मेरी ट्रिक याद रखना कि जो बीच वाला टर्म होता है सर, वो बीच वाला टर्म एंड वाले टर्म्स का एवरेज होता है। सीधे ये ट्रिक, ये प्रिंस एंड से का रूल ध्यान में रखना। इस टाइप के 3 टर्म वाले सवाल एपी के धुएं में उड़ा दोगे कुछ ही सेकंड्स में, कि कभी भी बोले कि एपी में ये फलाने 3 लगातार टर्म्स हैं, तो याद रखिएगा कि जो बीच वाला होगा वो हमारे एंड वाले टर्म्स का एवरेज होगा। खेल खत्म, पैसा हजम। तो सर जी ये जो हमने प्रिंस एंड से सीखा अप्लाई कर लेते हैं। जो बीच वाला होगा, ठीक है सर, बीच वाला क्या है यहां x+10, तो बीच वाला जो होगा सर वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंड वाले टर्म्स का एवरेज। तो एंड में 2 टर्म्स है, 2 टर्म का एवरेज क्या होता है सर, तो उनका सम डिवाइडेड बाय 2 कहोगे। हां सर कर लेते हैं।
तो इनका सम क्या हो जाएगा, एक टर्म है 2x, एक और टर्म है यहां पे 3x प्लस 2, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा सर, इनका सम डिवाइडेड बाय 2। तो सर हमने जो समझा वो यहां पे मैथमेटिकली अप्लाई किया कि जो बीच वाला टर्म होगा वो एंड वाले टर्म्स का एवरेज होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कर लेते हैं सर। तो सॉल्व करेंगे सर तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू, इस तरफ ब्रैकेट ओपन करेंगे सर तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर जी तो 2x प्लस 20 बराबर 5x प्लस 2 हो जाएगा सर जी। तो यहां पे अगर इस x वाले टर्म को इधर भेज दे, नंबर को इधर भेज दे, तो ध्यान दीजिएगा 5x माइनस 2x 3x बचा इज इक्वल टू 20 माइनस 2 18 बचा, तो 3 6 जा 18, x की वैल्यू निकल के आ गई है, कितनी आ गई है सर जी, 6 निकल के आ गई है। कहोगे हाँ सेंसे, तो सर हमारा अननोन x निकल के आ गया है। कहीं पे आपको 6 दिख रहा है क्या आंसर में, तो कहोगे हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। तो सर ये सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर सवाल 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया था, और इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर साल या हर ऑल्टरनेट साल आता ही रहता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब ये रहा अगला सवाल, एक बहुत ही आसान सा सवाल है सर जी, मतलब इससे आसान सा सवाल क्या ही हो सकता था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट। सवाल के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है और हमें एक एपी की सीक्वेंस गिवन है। एपी की सीक्वेंस कैसी है सर, पहला टर्म है 1 बाई पी, दूसरा टर्म है 1 माइनस पी बाई पी, तीसरा टर्म है 1 माइनस 2 पी बाई पी। तो एपी की सीक्वेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत ही बढ़िया। तो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बच्चा एक कमेंट में बड़ी मजेदार बात बोल रहा है, कह रहा है कि सर हमारे स्कूल में ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था और मुझे अपने स्कूल में एक लड़की बहुत पसंद थी, तो ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था और उस लड़की के राइट वाले बेंच पे मैं बैठता था। तो जैसे ही लंच ब्रेक हुआ तो भैया मैथमेटिक्स स्टाइल में मैं गया हूं उस लड़की के पास और मैंने बोला कि हमारे बीच में आरएचएस क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी लग रही है, चलो साथ में घूमने चलते हैं। क्या बात है, थोड़ा कैजुअल तरीका था बात इनिशिएट करने का, लेकिन अब मजे की चीज यह है कि वही सेम लड़की एपी चैप्टर के स्टार्ट होने का इंतजार करेगी ताकि फिर लंच ब्रेक में वो तुम्हें बोल पाए कि भैया हमारे बीच का कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी। चलो भैया जी, इसी बात के साथ इस सवाल पे वापस लौटते हैं। तो सर कभी भी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हमें कोई भी दो लगातार टर्म्स की मदद लेनी होती है, तो कोई भी दो लगातार आने वाले टर्म्स को यूज कर लेंगे। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म हमें कॉमन डिफरेंस देता है, कर लेते हैं सर जी। तो यहां पे तो हमें 1 2 3 टर्म्स की कहानी गिवन है, कोई भी दो लगातार यूज कर लो। मान लो शुरू के ये दो ही लगातार यूज कर लेते हैं, तो सर ये मेरा T1 फर्स्ट टर्म, ये मेरा T2 सेकंड टर्म, ये मेरा T3 थर्ड टर्म, तो हम इन दोनों को यूज करना चाह रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या हो जाएगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी कि सर T2 माइनस T1 कितना निकल के आ जाएगा। तो T2 गिवन है 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P, माइनस T1 गिवन है 1 बाई P। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में P हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस P और यहां से -1 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, तो यहां पे दिख रहा है 1 माइनस 1 कट गया, आपके पास आ रहा है माइनस P बाई P। तो सर ये 1 टाइम कट गया और माइनस साइन भी है, यानी कि -1 हमारा आंसर होगा। यानी इस पर्टिकुलर एपी के लिए हम कह देंगे कि सर जी कॉमन डिफरेंस -1 की इक्वल है, जो कि मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर जी। आप अगर चाहते तो यहां कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2 करके भी निकाल सकते थे। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। अगेन एक इजी लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे ये पर्टिकुलर सवाल 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है सर जी सवाल की कहानी? तो सवाल की कहानी ऐसी है कि सवाल के अंदर हमें एक एपी की सीक्वेंस गिवन है। ये रही एपी की सीक्वेंस A, 3A, 5A, और इस एपी के सीक्वेंस के लिए nth टर्म पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करने का एक बच्चा कह रहा है कि सर प्लीज एक बार चैट सेक्शन देखिए,
एक लड़का एक लड़की को थोड़ी गलत बात बोल रहा है। अरे एपी का फर्स्ट टर्म बता रहा था। तो देखो लाइफ में ना ऐसा ही स्टाइल होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सही देख रहे हो ना, मतलब एक तीर से दो निशाने यहां पे किए प्रिंसेस ने। चलो सवाल पे लौटते हैं। तो कुल मिला के सर जी सवाल के अंदर एक एपी की सीक्वेंस गिवन है और हमसे इस पर्टिकुलर एपी का nth टर्म पूछा जा रहा है। तो सर nth टर्म का फॉर्मूला जानते क्या होता है? तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसी को अप्लाई कर देंगे, कहोगे हाँ सर। अब देखो ध्यान से, यहां पे तुम गलती क्या करोगे? तुमको आदत क्या है? फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करने की, कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करने की। अब तुम एपी देख के लिखोगे कि सर फर्स्ट टर्म a के इक्वल है, तो तुम लिख दोगे a बराबर a, और कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी दो लगातार वाले टर्म्स उठा लो। मान लो यही दोनों शुरू के उठा लेता हूं, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला करूंगा तो 3a माइनस a 2a करोगे। ठीक है सर जी। अब देखा तुमने गलती कहां की? तुमने गलती यहां कर दी। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि आप जो जनरल रूल्स जानते हो ना, वो जनरल रूल्स इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन उन जनरल रूल्स वाले टर्म्स को अगर ऑलरेडी सवाल ने इस्तेमाल कर दिया है तो नोटेशन थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब तुमको फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करने की आदत हो गई है, लेकिन यहां ऑलरेडी ए के टर्म में सीक्वेंस गिवन है, इसी वजह से तुम यहां पे फर्स्ट टर्म को ए से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि सवाल ने ऑलरेडी ए यूज कर लिया। अब आपको फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है सर जी, आप फर्स्ट टर्म को ए ना बोल के सवाल के सिचुएशन के हिसाब से कुछ ए डैश बोल दो, A1 बोल दो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ये सवाल लेने के पीछे का रीजन यही था। सवाल बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ये जो छोटी सी चीज मैंने आपको सिखाई ना, ये बहुत ज्यादा निंजाज एग्जाम में गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल इंक्लूड किया था आज के सेशन में। चलो बहुत बढ़िया। तो सर कुछ ए डैश बोल देते हैं फर्स्ट टर्म को। अब सॉर्टेड है कि सर फर्स्ट टर्म को ए डैश बोल दिया जो कि ए के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस को उसी लॉजिक पे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में डी डैश बोल देते हैं। डी डैश कितना है सर? यहां पे 3a माइनस a 2a के इक्वल है। अब हम अपने nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं। nth टर्म को मान लो टी डैश n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में। तो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, क्योंकि सर जी ये अजम्पशंस के हिसाब से फॉर्मूले में भी तो थोड़ा चेंज आएगा। कहोगे हाँ सर। अब यहां वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो सर फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d हो गया आपका 2a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब यहां से क्या दिख रहा है? मैं a कॉमन निकाल सकता हूं। a कॉमन निकालूंगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2 इंटू n-1, ब्रैकेट क्लोज। सर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n, आगे जाके सर -2, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि सर ये हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर यहां पे 2n -2 प्लस 1, यानी कि -1। ये कहानी निकल के आ जाएगी। तो सर हमने यहां पे अपने इस पर्टिकुलर गिवन एपी का nth टर्म निकाल लिया है, जो कि आ रहा है 2n-1 इंटू ए। कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है लिखा हुआ? बिल्कुल दिख रहा है सर, 2n-1 इंटू ए, यानी कि बी राइट आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। अगला सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत धांसू सवाल है। क्या है सवाल? समझने की कोशिश करिएगा। तो सर सवाल की कहानी में हमें एक एपी पे बात कर रहे हैं, एपी पे चर्चा चल रही है, और हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया गया है जो कि -5 के इक्वल है। अगेन हमें अपने एपी का कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है जो कि 2 के इक्वल है। ठीक है सर, ये जितनी जानकारी गिवन है एक बार लिख लेते हैं। तो मान लो अपने एपी के फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए गिवन है -5, डी गिवन है आपका 2। अब इस पर्टिकुलर एपी में मुझे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ 6 टर्म्स बोले या फर्स्ट 6 टर्म्स बोले, मीनिंग एक ही है। कुल मिला के मेरे एपी के शुरू के लगातार 6 टर्म्स का सम हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है सर, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है। अब मुद्दा यह है कि सर सम ऑफ टर्म्स का 2 फॉर्मूला हम जानते हैं, एक a प्लस एल वाला फॉर्मूला, एक 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। यहां कौन सा लगेगा? तो इन जनरल आज से याद रखना, कभी भी जब आपके एपी का लास्ट टर्म दे दे और लास्ट टर्म तक सम पूछ ले,
तो a+l वाला फॉर्मूला लगाना, और कभी भी अगर लास्ट टर्म ना दे तो नॉर्मल 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना। अब यहां पे आपको लास्ट टर्म दिया क्या सवाल ने? नहीं दिया ना, यानी कि नॉर्मल 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ये होता है सर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। कहोगे हाँ सेंसे, सही बात है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब यहां डेटा पुटिंग करेंगे सर, 6 टर्म्स का सम चाहिए, यानी n = 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा S6 = 6/2 ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे सर। 2a का मतलब 2 × -5 -10 हो गया, d है सर 2, यानी कि 2 × n-1, तो n 6 है, 6 - 1 5 हो जाएगा। कहोगे हाँ सेंसे, सही बात है। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, देखो कई बार ना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बस दिमाग खुला होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे आगे भी कैलकुलेशन करेंगे, जबकि आपको दिख जाना चाहिए था कि सर ये 5 × 2 10 हो जाएगा, +10 - 10 ये कुल मिला के 0 हो जाएगा। 0 को गधा घोड़ा हाथी किसे से मल्टीप्लाई करोगे सर? 0 ही आएगा। यानी कि सर इस पर्टिकुलर एपी के लिए शुरू के 6 टर्म्स का सम 0 निकल के आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करना सीखिए। तो सर आंसर आ गया है, 0 कहीं दिख रहा है क्या? ए में दिख रहा है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक और बेहतरीन सवाल, धुआंधार सवाल। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है भैया द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। तो कह रहा है कि 3 के जो शुरू के 5 लगातार मल्टीपल्स होंगे उनका सम बताओ। 3 के शुरू के लगातार जो 5 मल्टीपल्स होंगे उनका सम बताओ। अब देखो चूंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में है तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं, दोनों आपको बता देता हूं। सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया? 3 का टेबल पढ़ना है शुरू से। तो सर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 × 1 = 3 पहला मल्टीपल हो गया 3 का, 3 × 2 = 6 दूसरा मल्टीपल हो गया 3 का, 3 × 3 = 9 तीसरा मल्टीपल 3 का, 3 × 4 = 12 चौथा मल्टीपल 3 का, 3 × 5 = 15 पांचवा मल्टीपल 3 का। तो ठीक है सर, 3 के लगातार शुरू से 5 मल्टीपल चाहिए थे, मेरे आंखों के सामने है। तो भैया इन्हीं का सम पूछ रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव में है, कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन देखने जा रहा है? तो भैया इन्हीं का सम पूछ रहा है, जोड़ के बता दो। 15 25 27 37 36 42 45 आंसर होगा। खट से बोल दोगे ऑप्शन नंबर ए 45, खत्म हो गया सवाल। प्रोसेस से करते तो कैसे करते? तो प्रोसेस से करते तो आप कहते कि सर ये जो 3 के मल्टीपल्स की सीक्वेंस बन रही है ये एक एपी की सीक्वेंस है। आप ऑब्जर्व करिए कि कहीं पे भी मैं लगातार 2 टर्म्स को उठाऊंगा तो उनके बीच का जो गैप है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है। और इन जनरल याद रखना, कभी भी जब आप किसी नंबर का टेबल पढ़ते हो, या फिर मैं इसी बात को ऐसा कह सकता हूं, कभी भी अगर आप किसी नंबर के मल्टीपल्स लिखते हो ना, तो वो मल्टीपल्स हमेशा एक एपी की सीक्वेंस बनाता है। सीधे ये बात ध्यान में रखना, आसान हो जाएगा बहुत। तो ठीक है सर, मल्टीपल्स की बात हो रही है मतलब ये एपी का सीक्वेंस प्रिंसेस की बात हिट करती है। कहोगे हाँ सर। और एक और मजे की चीज याद रखना कि जिस भी नंबर का मल्टीपल कहता है ना, कॉमन डिफरेंस वही नंबर होता है। जैसे यहां मल्टीपल किसका कह रहा है? 3 का। तुम चेक करो, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। कहोगे हाँ सर एकदम दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 आएगा। तो जिस भी नंबर का मल्टीपल बोलेगा उस सीक्वेंस में, मल्टीपल वाले सीक्वेंस में, वही नंबर कॉमन डिफरेंस बन जाता है। ये भी सीधे याद रख सकते हो, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, इसको नोट करते रहो कॉपी में। चलो सर जी, तो ठीक है। तो सर कुल मिला के इस सवाल को मैं ऐसे भी सोच सकता था, प्रोसेस से चलता कि सर मल्टीपल से एक एपी की सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। यहां से अगर मैं ए और डी की कहानी लिख लूं तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए 3 के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी किसी भी लगातार 2 टर्म से जज कर लो। मान लो इन्हीं से जज कर लेता हूं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 6 - 3 3 बचेगा, तो ए और डी आ गया। तो सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? इनका सम पूछ रहा है। तो ठीक है सर, सम ऑफ कितने टर्म्स? तो लगातार अगर गिने तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, शुरू से 5 टर्म्स का सम निकालना है। कहोगे हाँ सर, तो शुरू से 5 टर्म्स का सम यानी S5 निकालना है। अब सम का तो तुम 2 फॉर्मूला जानते हो,
दोनों लगा के बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब सीधे लास्ट टर्म आपको दिख रहा है तो a प्लस एल लगाने में फायदा है, जल्दी बनेगा। तो सर a प्लस एल वाला फॉर्मूला ऐसे काम करता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल कहोगे। हाँ सर, सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला पुटिंग करें तो सर n क्या है 5 के इक्वल, तो 5/2 ब्रैकेट के अंदर a यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 3 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म हो गया 15, तो ये निकल के आ रहा है 5/2 इंटू 18, तो 2 9 जा 18, 9 5 जा 45 हो जाएगा। कहोगे हाँ सेंसे। तो सर हम प्रोसेस से भी चल के यहां पे अपने शुरू के 3 के 5 मल्टीपल्स का सम निकाल सकते हैं, जो कि 45 निकल के आ रहा है। सेम आंसर, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक और तगड़े सवाल को हमने धुएं में उड़ा दिया सर जी। एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार सवाल। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं सर जी। एक और बेहतरीन सवाल है, एक और शानदार सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है। 4 ग्रुप्स इन अ क्लास वेर आस्क्ड टू कम अप विथ एन एपी शोन बिलो देयर रेस्पॉन्सेज। कुल मिला के कहा जा रहा है कि सर कोई पर्टिकुलर क्लासरूम था, मान लो क्लास 10th का ही क्लासरूम है, और उस पूरे क्लासरूम के बच्चों को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है, मान लो पूरे क्लास में 40 बच्चे थे, तो 40 को 4 ग्रुप में बांटा, मान लो हर ग्रुप में 10 बच्चे हैं। ठीक है सर, तो ऐसे करके पूरे क्लास को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक को ग्रुप M बोला, एक को ग्रुप N बोला, एक को ग्रुप O बोला, एक को ग्रुप P बोला, और बोला जा रहा है हर ग्रुप को कि भैया एक एपी की सीक्वेंस लिख के लाओ। तो हर ग्रुप में ट्राई किया और एक एक सीक्वेंस लिखी है। तो चेक करते हैं भैया कि सीक्वेंस जो लिखी हुई है वो एपी की है कि कुछ और है। तो कभी भी सीक्वेंस एपी है कि नहीं चेक करना है, तो ये आदत दिमाग में रखिएगा। जहां तक सीक्वेंस दिया है वहां तक हर बार सक्सेसिव टर्म्स का गैप चेक करिए, सेम आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में कुछ दूर सेम आएगा, आगे जाके सेम नहीं आता, तो फंस जाओगे सवाल में। तो याद रखना, कभी भी जब सीक्वेंस चेक करने को कह दे एपी है कि एपी नहीं है, तो आपकी ऐसी आदत होनी चाहिए कि जहां तक सीक्वेंस देगा वहां तक जाके आपको कॉमन डिफरेंस वाली कहानी चेक करनी है, गैप चेक करना है। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। चलो सर, तो यहां पे अगर हम चेक करना स्टार्ट करें तो क्या दिखता है। तो सर सबसे पहले M ग्रुप की कहानी को अगर चेक करें तो सीक्वेंस है 4,2, 0, -2 डॉट 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 डॉट। तो यहां पे चेक करें सर, तो यहां पे अगला माइनस पिछला कितना आ रहा है सर, तो 2 - 4 -2 आ रहा है। अगेन यहां पे कितना गैप आ रहा है, 0 -2, अगेन -2 आ रहा है। यहां पे कितना गैप आ रहा है, -2 -0, अगेन -2 आ रहा है। तो दिख रहा है सर कि ये जो M वाले ग्रुप ने सीक्वेंस लिखी है, ये सीक्वेंस है एपी की सीक्वेंस, क्योंकि यहां पे हर सक्सेसिव टर्म्स के लिए चेक किया सर, जो गैप है, जो डिफरेंस है, सेम आ रहा है, -2 आ रहा है सर, यानी M वाला ग्रुप एपी लिखा है। अब इसी तरीके से N वाला ग्रुप को चेक कर लेते हैं। तो N वाले ग्रुप के लिए अगर चेक करें सर जी, तो इनकी सीक्वेंस चल रही है 41, 38.5, 36, 33.5। तो सर यहां पे अगर हम गैप देखें तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी 38.5 -41 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका -2.5 कहोगे। हाँ सर, अगेन इन दोनों में चेक करें तो 36 -38.5 फिर से -2.5 आएगा। अगेन यहां पे चेक करें 36, 33.5 में, तो ये हो जाएगा सर 33.5 -36, यानी फिर से -2.5। तो अगेन मैं देख पा रहा हूं हर सक्सेसिव टर्म के लिए चेक करके मुझे यह पता लग रहा है कि सर जो गैप है वो गैप सेम मेंटेन हो रहा है, यानी ये सीक्वेंस भी एपी की है, यानी एन वाले ग्रुप ने भी जो सीक्वेंस लिखी है वो सीक्वेंस भी एपी की लिखी है, सही लिखी है। चलिए अब ओ वाले ग्रुप पे आ जाते हैं। ओ वाले ग्रुप में सीक्वेंस लिखी है -19, -21, -23, -25 डॉट 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 डॉट। तो सर अगला माइनस पिछला करके सबके लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले इन दो के लिए -21 -19, यानी कि -21 +19, यानी कि -2 आ रहा है गैप। इन दोनों के लिए चेक करें सर जी, फिर से दिख रहा है गैप -2 आ रहा है। अगेन सर जी इन दोनों के लिए चेक करें, फिर से दिख रहा है गैप -2 आ रहा है। तो फिर से दिख रहा है सर कि हर बार सक्सेसिव टर्म्स के बीच का गैप सेम है, यानी कि ओ वाले ग्रुप की भी सीक्वेंस एपी की है। अब फाइनली पी, यहीं पे आके गड़बड़ करोगे। तुम कहोगे कि सर पी वाला ग्रुप जो है ये गधावधा है क्या, इसने हर एक टर्म सेम ही लिख दिया, -3 -3 -3 -3। सर ये तो गलत लिख दिया। तो वो गलत नहीं है, तुम मूर्ख हो। बहुत सारे बच्चे
इस वाले सीक्वेंस में आके फंस जाते हैं। याद रखना कि अगर किसी सीक्वेंस का हर एक टर्म सेम है वो भी एपी है, क्योंकि रूल फॉलो हो रहा है। एपी का मतलब क्या है, हर बार जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। क्या ऐसा यहां नहीं हो रहा है? देखो तो एक बार, अगर मैं इन सक्सेसिव टर्म्स के बीच के गैप की बात करूंगा तो जीरो आएगा, यहां पे भी गैप जीरो आएगा, यहां पे भी गैप जीरो आएगा। तो रूल तो फॉलो हो रहा है ना, गैप की वैल्यू कुछ भी है, गधा घोड़ा हाथी, मुझे उससे क्या लेना देना। रूल कहता है कि गैप सेम होना चाहिए, गैप सेम आ रहा है। तो अगर किसी सीक्वेंस का हर एक टर्म सेम होता है तो वहां जो गैप, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जीरो का होता है, और अकॉर्डिंग टू आवर रूल वो सीक्वेंस भी एपी होता है। तो भैया एक नई चीज पता चली है, गलती मत करना। यानी पी वाला जो ग्रुप है ये सबसे शातिर है, इन्होंने एक ऐसा सीक्वेंस लिखा है कि अच्छे अच्छे गलत कर दे, भैया ये वाला सीक्वेंस भी एपी है। तो भैया चारों का हमने चेक कर लिया, चारों के द्वारा लिखी गई सीक्वेंस एपी है। अब सवाल देखो क्या है, अब पढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा है विच ऑफ दिस ग्रुप्स करेक्टली केम अप विथ एन एपी, यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है या फिर कौन कौन से वो ग्रुप थे जिन्होंने करेक्टली एक एपी की सीक्वेंस लिखी है। तो सर चारों ने लिखी है, यानी कि आप कह दीजिएगा कि सर यहां पे मुझे दिख रहा है कि एम, एन, ओ और पी चारों ही ग्रुप ने सही सही एपी की सीक्वेंस लिखी है। तो ये कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑल ग्रुप्स एम, एन, ओ, एन, पी, यानी कि सारे के सारे ग्रुप ने यहां पे जो सीक्वेंस लिखी है वो सही लिखी है, एपी की लिखी है। एक और तगड़ा सवाल सर सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है सर जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इनके मैथ्स टीचर कितने औसम रहे होंगे, है ना, कि भैया 4 ग्रुप में क्लास को बांटा और चारों ग्रुप ने सही जवाब दिया, तो इनके मैथ्स टीचर प्रिंस एंड सही जैसे कोई रहे होंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है, तभी तो सब लोग सही हैं। समझो यार बात को, थोड़ा कभी कभी खुद की भी तारीफ कर लेनी चाहिए। चलो आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल बहुत ही शातिर सवाल है जी। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आपके आंखों के सामने से गुजरा जरूर होगा, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होगा, जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते हो। तो ध्यान से सुनना इस सवाल की कहानी। सवाल कह रहा है कि लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is a if the common difference d is given by d is equal to sn minus k sn minus 1 plus sn minus 2 then k is equal to what। बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला सवाल है, लेकिन जब सॉल्व करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा कितना हलवा था। इग्नोर करने लायक सवाल नहीं था, कभी कभी एक्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान से, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक एपी में कहा जा रहा है कि भैया सम ऑफ एन टर्म्स की कहानी डिनोटेड है, जहां पे एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है सर जी। और इस लॉजिक पे आपको एक रिलेशन गिवन है जो कि कॉमन डिफरेंस डी को सम से कनेक्ट कर रहा है। तो बताओ ये जो अननोन के है इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल समझ गए? एक एपी की बात हो रही है, एस एन सम टिल एन टर्म्स की बात कर रहा है, जहां पे एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब आपको आगे जाके एक बहुत प्यारा सा रिलेशन दिया जहां पे डी को कनेक्ट किया है सम से, जो तुम्हारे लिए बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि तुम ऐसा कोई फॉर्मूला ही पूरे बुक में नहीं पढ़े हो जो कि डी को एसएन से कनेक्ट कर दे। तो डी को भाई ने एसएन से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि कॉमन डिफरेंस को सम से सीधे फॉर्मूले में कनेक्ट कर दिया है। और यहां पे एक अननोन के है, के की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारी खोपड़ी में चलेगा कि सर कुछ गलत है क्या सवाल में, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं उसमें टर्म को डी से कनेक्ट करना जानते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो कॉमन डिफरेंस को टर्म से कनेक्ट करना जानते हैं फॉर्मूले में। सर हम टीएन को एसएन से भी कनेक्ट करना जानते हैं, हमने पढ़ा है सर टीएन बराबर एसएन माइनस एसएन माइनस 1 होता है। तो सर बड़े मजे की चीज ये है कि हम टीएन एसएन कनेक्ट करना जानते हैं, हम डी टीएन कनेक्ट करना जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते जो कि डी एसएन सीधे कनेक्ट कर दे। जनरेट हो सकता है बहुत इजीली। क्या दिमाग लगाओगे? तो देखो, तो सर यहां पे आप जो जानते हो ना उसका ही हेल्प लो, अपने आप इस फॉर्मूले पे आ जाओगे। तो सर आप एसएन और टीएन कनेक्ट करना जानते हैं? हाँ सर, लिख लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं सर? टीएन बराबर एसएन माइनस एसएन माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हमारे सिलेबस में, कहोगे हाँ सर। और इसको याद रखने का लॉजिक बड़ा सिंपल होता है कि सर यहां जो एब्रिविएशन होता है एस माइनस एस, यहां पे भी वही सेम होता है और आगे वाले में एक कम। ये याद रखने का रूल होता है।
अब इसी तरीके से सर मैं Tn-1 टर्म भी लिख सकता हूं, Tn+2 टर्म भी लिख सकता हूं, Tn+5 टर्म भी लिख सकता हूं। इसी पैटर्न से मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं लिख लेता हूं Tn-1। अब इसी लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, S-S हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, और मैंने जो रूल बताया अप्लाई करो कि सर जो यहां है पहले वाले एस में वही यहां है, और आगे वाले एस में एक कम, तो आगे वाले एस में इसमें एक कम करो तो N-1 यानी N-2 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये करने से क्या फायदा हुआ, अब देखो क्या फायदा हुआ ये करने से। तो सर ये करने से फायदा ये हुआ कि अगर हम अपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सर तो साइन चेंज होगा हर जगह। कहोगे हाँ सर, तो सब्ट्रैक्ट हमने किया, तो सब्ट्रैक्ट करने से देखो क्या मेरे पास निकल के आ रहा है, मेरे पास यहां यानी कि सर जी लेफ्ट हैंड साइड में निकल के आ रहा है Tn और नीचे -Tn-1। ठीक, कहोगे हाँ सर। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आप कह दीजिएगा कि सर राइट हैंड साइड में आ रहा है एक टर्म हो गया Sn जैसे का तैसा। अब आगे कहिएगा -Sn-1 -Sn-1 यानी -2Sn-1 और फाइनली +Sn-2। कहोगे हाँ सर। और मेरे को बताओ Tn-1 को d के टर्म में लिखा जा सकता है? सक्सेसिव टर्म्स का ही तो गैप है जिसको कॉमन डिफरेंस d कहते हैं, यही तो d है। तो d बराबर आपके पास आ गया Sn-2 Sn-1 और उसके बाद आगे +Sn-2। कहोगे हाँ सर। तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है, याद रखना, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। आप दो अपनी जानती हुई चीजों को जब कनेक्ट कर दोगे ना तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा जिसपे बहुत प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव सवाल बना के पूछे जा सकते हैं। तुमको सीधे ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, डी पूछ लेगा, निकाल लोगे फॉर्मूले से। मतलब कुल मिला के देखो 1 2 3 4 चीजें है ना, 4 में से कोई 3 चीज तुमको दे देगा, चौथा पूछ लेगा। इस फॉर्मूले के लॉजिक पे फट से ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। तो सीधे इस फॉर्मूले को रिजल्ट के रूप में दिमाग में रखना, कैसे आता है वो मैंने सिखा दिया। सीधे आप कॉमन डिफरेंस डी को सम ऑफ टर्म से कनेक्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। समझ गए? बहुत तगड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि सर ये जो रिलेशन गिवन है ये बिल्कुल सेम टाइप का है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कंपेयर करके बहुत अच्छे से यहां पे पता लग रहा है कि -Sn-1 है, यानी कि सर यही k की वैल्यू है। यहां से कंपेयर करके मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सर बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कंपेयर करने से दिख रहा है कि ये जो k होगा यही 2 के इक्वल होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कहीं दिख रहा है? b में दिख रहा है? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ताबड़तोड़ सवाल, धुआंधार सवाल, शानदार सवाल। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अब चलते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सवाल की कहानी पे चलेंगे। तो जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के सवाल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है भैया सवाल की कहानी? तो एक इक्वेशन दे दिया है, सॉल्व करने को कह रहा है। इक्वेशन क्या है? 1 + 4 + 7 + 10 ... प्लस x बराबर 287। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आधे बच्चों को तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल है। देखो ध्यान से, कभी भी एक इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, हाँ सर, एक अननोन होता है, हाँ सर। तो इक्वेशन सॉल्व करके तुम करते क्या हो? उस अननोन की वैल्यू निकालते हो, खत्म हो गया सवाल। आपको इस इक्वेशन में क्या अननोन दिख रहा है? सर x दिख रहा है, यानी इनडायरेक्टली सवाल क्या कह रहा है? सॉल्व करो मतलब x की वैल्यू निकालो। तो निकालो x, कैसे निकालोगे? तो तुरंत तुम्हारी खोपड़ी काम करेगी कि सर अगर हम फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करें तो ये जो सीक्वेंस है सर, इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है ये एक एपी है सर, ये एक एपी की सीक्वेंस बन रही है। देख रहे हो सर, 1 फिर 4 फिर 7 फिर 10, 3 का गैप है, यानी कि सर ये एक एपी में सम ऑफ टर्म्स की कहानी लिखी हुई है। ये मुझे देख के समझ में आ गया। तो ठीक है सर, अपने एपी में सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हाँ सर। तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा सर 2 टाइप का फॉर्मूला होता है। चूंकि यहां मेरे एपी का लास्ट टर्म गिवन है तो मैं सीधे a + l वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, हाँ सर। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इसी टाइप का होता है सर, n/2 सिचुएशन के हिसाब से a + l। अब मेरी बात ध्यान से यहां पे सुनना, बहुत ध्यान से। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 1, लास्ट टर्म आपको दिख रहा है x, यहां तक मामला सॉर्टेड है।
ये बटे 2 भी सॉर्टेड है। सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने एपी में मुझे नहीं पता भाई, ये मिलकर टोटल कितने टर्म्स है मुझे क्या पता, ये पता चलेगा तभी तो मैं यहां पुट करूंगा और आगे सॉल्व करूंगा। कहोगे हाँ सर बात तो सही है, यानी कि अब आपकी खोपड़ी चलेगी कि सर यहां पे ये फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे n पता करना पड़ेगा क्या है। तो ठीक है सर, अगर एपी का लास्ट टर्म दे दे तो आप n नहीं निकाल सकते, उस लास्ट टर्म की पोजीशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कहोगे हाँ सर सही बात है, तो यहां पे अपने लास्ट टर्म का यूज करके n निकाल लेते हैं, यानी कि लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो नहीं पता लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है तो मान लेते हैं ये मेरे एपी का nth टर्म है, यानी मेरे पास कहानी बन रही है tn बराबर x। ठीक है सर, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी डायरेक्टली लिख रहा हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा, मान लो यहीं से निकाल लो, अगला माइनस पिछला, 4 माइनस 1 3 हो गया सर जी, बराबर यहां पे x। क्या यहां से n x के टर्म में आ जाएगा? ध्यान से सुनना, n की कमी थी, यानी मेरे एपी में कितने टर्म्स हैं इसकी कमी थी, ये यहां से निकल के आ जाएगा x के टर्म में। तो ये पूरी कहानी x के टर्म में और इधर एक नंबर, तो x के टर्म में पूरी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करोगे x आ जाएगा। हाँ सर, तो ये सॉल्व करने का लॉजिक था यहाँ पे, ये सोचने का तरीका था यहाँ पे। तो पहले हम n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एपी में, ये x के टर्म में निकाल लेते हैं ताकि पूरी इक्वेशन ही x के टर्म में आ जाए फॉर्मूला लगा के। तो सर यहां से अब हम लिख सकते हैं 3 इंटू एन माइनस वन बराबर 1 उस तरफ भेज देंगे तो सर जी ये हो जाएगा x माइनस वन, ये वाला 1 उस तरफ जाएगा तो x माइनस वन। अब 3 उस तरफ भेज देंगे सर जी तो n माइनस वन बराबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस वन बाई 3, यानी कि सर जी अब इस माइनस वन को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई 3 प्लस 1, जिसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे सर जी तो ये यहाँ निकल के आ जाएगा x माइनस वन प्लस 3, यानी कि सर जी फर्दर यहां पे हम लिख देंगे n इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 3 माइनस 1 यानी कि प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3। कहोगे हाँ सेंस है, तो n की कहानी आ गई x के टर्म में। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब n की कहानी आ गई है, वही मुझे मालूम नहीं था, खत्म हो गया खेल। कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी कि यहां पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो मुझे अपने पूरे एपी का सम निकालना है। तो सम टिल n टर्म्स n बाई 2, n निकल के आ गया, बड़ा ध्यान से देखिएगा, n बाई 2 यानी कि यहां हो जाएगा x प्लस 2 बाई 3 पहले से है बाई 2। ठीक है सर जी, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l यानी a प्लस लास्ट टर्म l जो कि x है, यानी कि ये पूरी सीक्वेंस का सम हमने निकाल लिया फॉर्मूले से, x के टर्म में इतना आ रहा है। तो सर LHS का पार्ट कितना निकल के आ रहा है लिख लेते हैं। तो मेरे LHS का पार्ट निकल के आ रहा है x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स बोलो, x प्लस 1 बोलो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 6 हो गया और राइट हैंड साइड में 287 है। दिख रहा है सर जी, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तब जाके x मालूम पड़ेगा। कहोगे हाँ सर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर थोड़ा मन में सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 2x यानी कि प्लस 3x हो गया और प्लस 2, तो मन में ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। 6 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 का 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52 का 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17। सर अब इसको बगल में बुला लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1722 यानी कि माइनस 1720 हो जाएगा बराबर 0। कहोगे हाँ सर, यानी इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे x की कहानी निकल के आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए थोड़ा 1720 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 1720 को फैक्टराइज करें सर जी तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 बचा यहाँ पे 2 22, 5 4 जा 20 बचा 2 20, 5 4 जा 20, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब प्राइम नंबर आगे जा नहीं सकता। अब देखो यहीं पे खोपड़ी चल गई। देखो यही होता है दिमाग लगाना, छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करना। 3 लाना है ना मिडिल टर्म, ठीक है, इस तरीके से मुझे 1720 को तोड़ना है कि उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म 3 आ जाते। देखो यहीं पे दिख रहा है 43 में 3 है तो जरूर यहां से अब काम हो जाएगा। तो देखो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 40 और 43 की मदद से 3 आ जाएगा। हाँ सर, तो कैसे तोड़ना है ये भी देखो यहाँ लॉजिकली दिख गया। तो 43 और 40 की मदद से, यानी कि यहाँ पे
हम फर्दर प्रोसीड करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 1720 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर हम पेयरिंग कर लें सर जी, तो x कॉमन हो गया x प्लस 43 माइनस यहां से 40 कॉमन x प्लस 43 बराबर 0 हो गया सर जी। अब ये x प्लस 43 दोनों जगह है, ओवरऑल कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से माइनस 40 बचेगा बराबर 0। यानी इसको 0 से इक्वेट करेंगे x बराबर माइनस 43 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे x बराबर 40 आ जाएगा। सर x की दो वैल्यू आ रही है, दो आंसर होगा सर, मजा आ गया। इतनी मेहनत से तुमने दिमाग लगाया, लास्ट में जाके गलती कर गए। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो सर x की दो वैल्यू आ रही है, एक माइनस 43 एक 40, तो दोनों आंसर होगा। नहीं मूर्ख, समझो। अब यही होता है दिमाग लगाना। आपको क्या दिख रहा है कि सर ये जो एपी है ये एक इंक्रीजिंग एपी है, यानी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है और पॉजिटिव में है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, तो धीरे धीरे नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता जा रहा है। तो अगर लास्ट टर्म मेरे एपी का x है, यानी ये जो x है ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि इनसे बड़ा है, तो मुझे यहीं से समझ में आ रहा है कि सर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो x नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू माइनस 43 तो आ ही नहीं सकती सर। यानी राइट आंसर होगा x इज इक्वल टू 40। बेहतरीन सवाल, शानदार सवाल। तो सर हमने यहां सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, यानी कि सर मेरे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मुझे क्लियर है कि x बराबर 40 मेरे एपी का लास्ट टर्म है। मेरे एपी का लास्ट टर्म 40 है। और अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तुम इस एपी के लिए 1 से लेके 40 तक का सम निकालोगे तो 287 के बराबर आ जाएगा। चेक करके देखना, तुम्हारा होमवर्क रहेगा। बेहतरीन सवाल, धांसू सवाल, 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस टाइप का ही सवाल घुमा फिरा के और भी सालों में पूछा गया है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, गजब का सवाल है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम अजब का, गजब का, तूफानी सवाल है। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, यहां कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बताऊंगा। कभी भी कोई एपी का वर्ड प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सॉल्व करने की दो ही निंजा टेक्निक है। क्या क्या याद रखना, देखो एपी की जो पूरी कहानी है ना, वो दो चीजों के अराउंड रोटेट करती है। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। मतलब कोई भी एपी का सवाल आ जाए, कितना भी टफ सवाल आ जाए, अगर तुमने उस एपी का ए और डी पता कर लिया ना, सवाल जरूर से बनेगा। यानी कि आपको इन बातों से यह समझ में आता है कि सर अगर किसी भी एपी पे खेलना है तो मुझे जनरली दो चीजें मालूम होनी चाहिए, ए और डी। यानी दो अननोन है ए और डी। और याद करो, मैंने ये लॉजिक सिखाया है कि जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो अगर दो अननोन होता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है। यानी सवाल को दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। कहोगे हाँ सर, तो अब सारी बातों को कनेक्ट करते हैं। तो एपी का वर्ड प्रॉब्लम दो ही टाइप का होता है। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में दो इंफॉर्मेशन आपको देगा, ताकि उन दो इंफॉर्मेशन से आप ए और डी के टर्म में दो इक्वेशन निकालो। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए और डी आ जाएगा। ए और डी आ गया, जो भी सवाल पूछा है बन जाएगा। टाइप 2 कैसा होता है? टाइप 2 वाले एपी के वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो इंफॉर्मेशन नहीं देगा, एक ही इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ एक। अब तुम कहोगे कि सर एक इंफॉर्मेशन है तो ए और डी दोनों कैसे आएगा? सही बात है, एकदम सही सोच रहे हो कि सर एक इंफॉर्मेशन से तो एक ही क्वेश्चन बनेगी, तो ए और डी दोनों कैसे निकल के आएगा? एकदम सही बात है, दोनों नहीं आ सकता। तो कभी भी अगर एक इंफॉर्मेशन वाला सवाल हो तो एक ही इक्वेशन बनेगी। तो याद रखना, इस टाइप की सिचुएशन में ए और डी के टर्म में ना एक रिलेशन बनता है, इनके टर्म में एक कनेक्शन आता है आपके पास, और यह है सेकंड वैरायटी। इसी कनेक्शन से सवाल बन जाएगा। तो अगर मैं समराइज कर दूं तो वैरायटी नंबर 1 ऐसी होती है वर्ड प्रॉब्लम की, एपी की, जहां पे दो इंफॉर्मेशन देगा ताकि तुम दो इक्वेशन निकालो, दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, दो अननोन ए और डी आ जाएगा, जिसके बाद सवाल बन जाएगा। दूसरा टाइप 2 ऑफ वर्ड प्रॉब्लम होता है जिसमें एक ही इंफॉर्मेशन देगा। अब एक ही इंफॉर्मेशन देगा तो एक ही इक्वेशन आएगी। अब उस एक इक्वेशन से तुम दिमाग लगा के ए और डी में सीधे कनेक्शन निकालोगे, और वो जो सिर्फ ए और डी का एक कनेक्शन आया है एक इक्वेशन में, उसको यूज करने से सवाल बन जाता है। तो ये दो बात याद रखोगे ना, एपी के दुनिया के किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं अटकोगे। कहोगे हाँ सर, ये बात याद रखेंगे। अब इस सवाल को पढ़ो।
तो सर ये सवाल कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n, ठीक है। तो ठीक है सर जी, सवाल कह रहा है कि किसी एपी में सम टिल m टर्म्स का जो सम है वो n के इक्वल है, ठीक है सर, एक बात बोल दी। दूसरी बात क्या बोली है भैया, आगे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज m, यानी इसी एपी के लिए कह रहा है n टर्म्स का जो सम है वो m के इक्वल है। यानी पहले बोला कि एक एपी में m टर्म्स का सम n के इक्वल है, आगे बोला इसी एपी में n टर्म्स का सम m के इक्वल है। अब इसके बाद कह रहा है प्रूफ करो कि इसी एपी के m प्लस n टर्म्स का जो सम आएगा वो माइनस m प्लस n निकल के आएगा। अब सवाल पे थोड़ा फोकस करना, सवाल में कितनी इंफॉर्मेशन है सर, दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन सॉल्व करोगे a निकल के आएगा d निकल के आएगा, उस a d के डेटा को पुट करोगे सवाल बन जाएगा, बनाने का एक तरीका, ठीक। अब देखो ये वाले तरीके से बनेगा जरूर, लेकिन ये पर्टिकुलर सवाल इस तरीके से बहुत लेंदी हो जाएगा। इस सवाल को हम ज्यादा फास्ट तरीके से एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, अब वो सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मान लो इस एपी के लिए मैं फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d मान लेता हूं। अब मुझे फाइनली निकालना क्या है, फोकस करो। आप कहिएगा सर मुझे फाइनली निकालना है इस एपी का सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कह दूंगा सर जी कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, और चूंकि a और d के टर्म में खेलना है तो सम के तो दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन a और d टर्म वाला तो एक ही फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले लॉजिक का। तो इसको अप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 यानी m प्लस n बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है सर जी 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। भाई अगर मुझे अपने एपी के m प्लस n टर्म्स का सम पूछा है तो अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d मान लूँ तो उस लॉजिक पे यही फॉर्मूला बैठ रहा है, यानी कि सर मुझे एक तरीके से ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है सर। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बनाने का, लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंदी जाएगा। अब इसको बनाने का देखो शॉर्ट तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको क्या बोला कि भैया मेरे एपी में सम ऑफ m टर्म्स जो है वो n के इक्वल है, तो आपने जो अजम्पशंस माने हैं उसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला बैठाएं तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, बराबर n। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो m ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो 2n हो जाएगा, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। यहां तक कोई दिक्कत क्या, नहीं सर, क्लियर। अब इसी तरीके से सेकंड वाले इंफॉर्मेशन को डिकोड करो। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू m। तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर जी, और यहां भी n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली लिख ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 2an प्लस ये n अंदर जाएगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m। कहोगे हाँ सेंस है, तो ये एक और इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से यहां पे सुनना, तुम क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट मार दो, किसी में किसी को सबट्रैक्ट मारो, फर्क नहीं मारेगा, बस सबट्रैक्ट मार दो। तो अगर मैं सबट्रैक्ट मारूंगा तो देखना क्या होगा, बड़े ध्यान से। तो सर अगर मैं यहां पे सबट्रैक्ट मारता हूं तो कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि एक इक्वेशन है 2a प्लस, ठीक है ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन है आपका 2a प्लस 2am प्लस 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 2n, और एक और इक्वेशन है आपकी 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m। यही है, कहोगे हाँ सर यही है। तो सबट्रैक्ट मारूंगा सर साइन चेंज होगा, कहोगे हाँ सेंस है, तो प्लस माइनस बन गया, प्लस माइनस बन गया, और यहां भी प्लस माइनस बन गया। तो सर यहां पे अब अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा मन में कैलकुलेशन करूंगा तो ध्यान से सुनना,
तो सर कहानी बन रही है ध्यान से, 2am माइनस 2an यानी 2a कॉमन हो गया, m माइनस n बचा। ठीक कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है। आगे देखना, यहां पे m इंटू एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी यानी कि प्लस डी कॉमन हो गया, तो बचा है m इंटू एम माइनस वन, ऊपर से नीचे से माइनस n इंटू एन माइनस वन। ठीक है सर जी, ब्रैकेट क्लोज। राइट हैंड साइड में 2n माइनस 2m, तो 2 कॉमन हो जाएगा सर, n माइनस m। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर? क्लियर है सर। अब यहीं पे आपको दिखना चाहिए कि सर m माइनस वन हर जगह कॉमन है, यहां पे माइनस एडजस्ट करूंगा m माइनस एन कॉमन हो जाएगा, और अंदर में भी दिख रहा है सर, सिंप्लीफाई करेंगे m माइनस एन आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, आपको भी दिखने लगेगा। तो सर 2a ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन, और ये वाला जो पार्ट है सर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकता हूं, हाँ सर, तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन के फॉर्म में लिख सकता हूं, थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं सर। यहां से m स्क्वायर आएगा, आगे से ब्रैकेट ओपन करूंगा n स्क्वायर आएगा, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, अगेन माइनस m प्लस n आएगा, कितना आएगा सर, माइनस m यहां से प्लस n यहां से, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं m माइनस एन आ जाएगा। अब आपको दिखने लगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, हर जगह से m माइनस एन कॉमन लिया जा सकता है, माइनस बाहर कर ले तो 2 इंटू एम माइनस एन। क्लियर? कहोगे हाँ सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, तो सर मुझे यहां दिख रहा है कि m माइनस एन अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बच रहा है भैया, यहां से बच रहा है 2a प्लस यहां से क्या बच रहा है, d इंटू ब्रैकेट के अंदर m प्लस n बच रहा है, और इसके बाद सर जी यहां से कुछ नहीं मतलब माइनस वन हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद राइट हैंड साइड में है माइनस 2 m माइनस वन m माइनस n, तो सर ये m माइनस n इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस 2, ये मेरे पास अल्टीमेटली निकल के आ रहा है। कहोगे हाँ सेंसे सही बात है, यही निकल के आ रहा है, कहोगे यस सर बिल्कुल यही निकल के आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है, फायदा आपको दिखना चाहिए, सर ये जो पूरी चीज निकल के आ रही है वही तो यहाँ है, तो सीधे मैं इस चीज को माइनस 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। कहोगे हाँ सर, तो ये पूरी चीज के बदले मैं माइनस 2 लिख सकता हूँ इसका यूज करके, तो ये सम का फॉर्मूला क्या बन गया, सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स बराबर पहले से है m प्लस एन बाई 2, और ये पूरी चीज के बदले आ गया माइनस 2, तो 2 से 2 कटा, माइनस साइन के साथ m प्लस एन। क्या यही प्रूव नहीं करना था? कहोगे हाँ सर यही प्रूव करना था कि इस सिचुएशन में सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स आएगा माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर m प्लस एन, और यही निकल के आ रहा है। तो ये सवाल जनरल अप्रोच से भी बनाया जा सकता था कि भैया दो इंफॉर्मेशन है तो दो इक्वेशन आएगी, सॉल्व करोगे a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी, a और d आ गया है, पुट करोगे यहां पे, सॉल्व करोगे, ये निकल के आ जाता। लेकिन ये इसके कंपैरिजन में डबल जाता, डबल लंबा। ज्यादा छोटा तरीका इस सवाल में क्या था कि भैया सीधे तो दोनों इक्वेशन आई है, उसको मैंने सबट्रैक्ट मारा, सबट्रैक्ट मारते ही दिखा कि m माइनस एन कॉमन होकर उड़ जाएगा, और जैसे ही ये दिखा कट जाएगा तो मुझे दिखने लगा कि यार यही चीज डायरेक्टली निकल के आ रही है जिसको हमने यूज कर लिया, फट से आंसर आ गया। फटाफट नोट डाउन करिए, ताबड़तोड़ सवाल, बेहतरीन सवाल, शानदार सवाल, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अगले सवाल पे आ जाते हैं सर। तो 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला सवाल भी 2020 में आया। अब इस सवाल की कहानी को देखो, देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ हिज फर्स्ट n टर्म्स, शो दैट सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। यानी सवाल ने कहा कि भैया किसी AP में शुरू के m टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है उसी AP के शुरू के n टर्म्स के सम के। अब आप प्रूफ करके दिखाइए, शो करके दिखाइए कि उसी AP के m प्लस n टर्म्स का जो सम आएगा वो 0 निकल के आएगा। तो ठीक है, किस वैरायटी में फिट बैठ रहा है सर ये वर्ड प्रॉब्लम में? तो आप कहिएगा, आप यहां पे बोलिएगा कि सर जी गिवन डेटा में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। दिमाग चला तुरंत कि प्रिंस सेंसे ने सिखाया था एक इंफॉर्मेशन है मतलब एक ही इक्वेशन आएगी।
अगर एक ही इक्वेशन आती है तो प्रिंस सेंसेई ने बोला था कि ए और डी में एक ही रिलेशन आएगा और उसी रिलेशन से सवाल बन जाएगा। चलिए देखते हैं ये रिलेशन क्या आ रहा है। तो सर मुझे कहा जा रहा है यहां पे कि मेरे एपी में m टर्म्स का जो सम है ये सेम है, यानी कि ये इक्वल है इसी एपी के n टर्म्स के सम के। तो अपने एपी के लिए कुछ एब्रिविएशन मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी कह दिया, ठीक है। और मुझे बात करनी है m प्लस n टर्म्स के सम पे। तो इस एब्रिविएशन के हिसाब से सम ऑफ m प्लस n टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा? तो सर हम जो फॉर्मूला जानते हैं सम का जनरल वाला वो लगा दें, तो m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यही हो जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है सर, अब दिमाग लगाते हैं। तो सर इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करने जाएं तो क्या हो जाएगा यहां पे? तो सर ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से m बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इस तरफ हो जाएगा इसी तरीके से n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हो जाएगा ना? कहोगे हाँ सर यही हो जाएगा। नहीं होगा। अब देखो यहां स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि ये जो चीज है ना इससे इनडायरेक्टली मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा था। इसको स्टार मार्क लगा के कॉपी पे अच्छे से लिख लेना कि अक्सर एग्जाम में एपी के सवाल में हड़बड़ी में ना या तो हम nth टर्म में सम वाला फॉर्मूला लिख देते हैं या सम की जगह पे nth टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये बहुत गलती होती है। मैंने अपने इतने लंबे टीचिंग करियर में 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतनी बार ये गलती देखी है ना तुम लोगों के द्वारा कि बता नहीं सकता। तुमको अभी लग रहा होगा अरे सर ऐसा नहीं होता है, तुम जब सॉल्व करने जाओगे ना पेपर तो ऐसा हो जाएगा कि तुम क्या करते हो, सम की जगह पे nth टर्म का फॉर्मूला लिख देते हो और nth टर्म की जगह पे सम का फॉर्मूला लिख देते हो। तो थोड़ा दिमाग खुला रखना, ये चीज़ स्टार मार्क लगा के लिख लोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी। समझ गए? तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो घर से निकलते ही यूं ही चलते ही फाइनली हम उस वैरायटी पे पहुंच चुके हैं अपने एपी चैप्टर में, जिस वैरायटी ने आपके रातों की नींद दिन का चैन उड़ा रखा है। जी हां बिल्कुल सही सुना, एपी के वर्ड प्रॉब्लम वाली वैरायटी से सारे निंजास खौफ में रहते हैं, क्योंकि इतने सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम हो जाते हैं कि उनको टेक्निक ही नहीं समझ में आती कि क्या यूज करे तो सारे सवाल बन जाएंगे। तो या तो छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, या फिर सोल्यूशन रट के चले जाते हैं, और दोनों में ही प्रॉब्लम है। लेकिन भैया आपके सामने खड़ा कौन है? आपके प्रिंस सेंसेई। और भैया एक सेंसेई का कर्तव्य होता है अपने निंजास को ट्रेन करना। तो तुमको अभी 2 मिनट के अंदर अंदर 2 ऐसी निंजा टेक्निक्स बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारी 2 मिनट में मैगी बने ना बने, लेकिन 2 मिनट में तुम एपी के वर्ड प्रॉब्लम में एक्सपर्ट जरूर हो जाओगे। और भैया जी वो जो आप सीखोगे इन सवालों में अप्लाई होता हुआ भी देखोगे। अब ध्यान से सुनना टेक्निक नंबर 1। तो भैया कोई भी एपी का टफ सवाल होता है ना, तो कुल मिला के एपी का कैसा भी कोई भी टफ सवाल हो, अगर आप ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हो ना, सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। तो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में एपी में 2 ही टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हमें पढ़ने हैं। टाइप नंबर 1 ऐसी है जहां पे आपको 2 इंफॉर्मेशन देगा, 2 इंफॉर्मेशन से तुम 2 इक्वेशन निकालोगे, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास ए आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ए डी आ गया है, उसको यूज करके आप अपना सवाल बना लोगे। टाइप नंबर 2 कि सवाल आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देगा, अब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन आएगी। अब सिर्फ एक इक्वेशन है तो ए और डी दोनों तो नहीं निकल पाएगा। एकदम सही सोच रहे हो। यानी कि सर चूंकि मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन है एक इंफॉर्मेशन की मदद से, तो हमारे पास ओवरऑल ए और डी में एक कनेक्शन आएगा, ए और डी में एक रिलेशन आएगा। उसको यूज कर देने से ये सेकंड वाली वैरायटी बन जाती है। और ये जो मैंने आपको दोनों वैरायटी के बारे में बताया, ये अभी आपको यहां दिखने वाला है सवालों में। तो भैया सुन के तो समझ ही गए हो, बाकी साथ में थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे इस सवाल में वैरायटी जज करो। सवाल कह रहा है कि भैया एक एपी की बात हो रही है, जिस एपी में ये कहा जा रहा है कि मेरे एपी में m टर्म्स का जो सम है वो n के इक्वल है। अगेन इसी एपी में n टर्म्स का जो सम है वो m के इक्वल है। अब इसके बाद आगे सवाल कह रहा है कि भैया इस गिवन जानकारी को यूज करके प्रूफ करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि भैया मेरे इसी एपी में m प्लस n टर्म्स का जो सम होगा
वो इतना निकल के आएगा। सवाल की क्लैरिटी सभी को मिली? बिल्कुल मिली सर जी। अब सवाल की वैरायटी जज हो रही है, वर्ड प्रॉब्लम कौन से टाइप का जज हो रहा है? कहोगे हाँ सर जज हो रहा है। सर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दो इंफॉर्मेशन है, मतलब दो इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए और डी आ गया। इस ए और डी को यहां यूज कर लेंगे फॉर्मूले में, तो जो प्रूफ करना है प्रूव हो जाएगा, बन गया सवाल। बिल्कुल ये सवाल इस मेथड से बन जाएगा। लेकिन इस सवाल को लेने के पीछे मेरा एक और रीजन है। इस सवाल को मैं एक और मेथड से आपको सिखाऊंगा, और दूसरा मेथड मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि दूसरे मेथड में जो आप चीज पढ़ोगे ना वो और भी सवालों में यूज होगा। अगेन ये जो दूसरा मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं ये हमारे ओरिजिनल वाले मेथड से डबल स्पीड से आंसर निकाल के देगा। समझ गए? तो एक बेसिक मेथड जो आपने सीखा वो तो तुमको आता ही है, अभी एक और दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो समझ में आ रहा है कि दो इंफॉर्मेशन से अपनी दो इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है सर, तो मान लो अपने एपी के लिए फर्स्ट टर्म को ए बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोल देते हैं। सबसे पहले बोला गया कि मेरे एपी में एम टर्म्स का जो सम है वो एन के इक्वल है। ठीक है सर, तो सर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप तुरंत कहिएगा कि सर लास्ट टर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, यानी कि अपना नॉर्मल वाला 2a वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उस हिसाब से यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस यहां नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यही जो सम ऑफ एम टर्म्स है किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n हो जाएगा। अब इस m भैया को अंदर भेज देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। कहोगे हाँ सर, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे सिंप्लीफाई करके रख लिया। क्लियर? कहोगे हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से अपनी दूसरी वाली इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं सर जी। तो आगे कहा जा रहा है कि इसी एपी में जो n टर्म्स का सम है वो m के इक्वल है। ठीक है सर, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे सम का, यही 2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म के बारे में नहीं बताया गया। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल है m के। सेम प्रोसीजर से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। टाइम बचाने के लिए थोड़ा फास्ट लिख देता हूं। तो सर यहां पे 2 उधर चला जाएगा और अगर n अंदर डाल के ब्रैकेट ओपन कर दे तो ये हो जाएगा 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहां पे 2m। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं सर। क्लियर? अब देखो, तो मेरे पास ये कहानी, ये जानकारी आ चुकी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सर ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर हमें फाइनली क्या चीज निकालनी है? तो सर सवाल फाइनली जो मुझे निकालने कह रहा है वो है इसी एपी में सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। ठीक है यार, कर लेते हैं। तो मुझे इसी एपी में क्या निकालना है? सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे सर जी फिर से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि इतना है माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? कहोगे हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर यहां पे अब तुरंत मेरा दिमाग काम कर रहा है, खोपड़ी काम कर रही है। जो हमने सीखा उससे समझ में आ रहा है कि सर देखो, मुझे जो चीज प्रूफ करनी है उसमें m प्लस n वाला पार्ट तो है ही, यानी कि सर ये वाली जो चीज है ये चीज डिस्टर्ब नहीं होने वाली। यानी कि यहीं पे समझ में आ रहा है कि सर ये वाला पार्ट जो है ये हम कहीं से निकालेंगे, या फिर ऐसा कह लो कि सर ए और डी की कहानी आ जाएगी जिसको यूज कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। अब कैसे होगा? अब देखो, तो ये जो दो इक्वेशंस आई है इसमें कुछ खास है। क्या खास है? आप किसी में किसी को सब्ट्रैक्ट करके देखो, एक बहुत तगड़ी चीज आएगी। पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देख लो और दिमाग में रखना,
क्योंकि ये जो इक्वेशंस है बड़े काम के इक्वेशंस है, ये आपको बहुत सारे सवाल में मिलेंगे, एकदम डिट्टो सेम टाइप की इक्वेशंस। इसको ध्यान से देख लिया। अब अगर मैं किसी भी इक्वेशन को किसी से सब्ट्रैक्ट करूं, मान लो सर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2am प्लस यहां पे 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। तो सर ये है 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। ठीक, इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन आ रही थी 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m, यही आ रहा था निकल के। कहोगे हाँ सेंस है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा। तो सर ये प्लस से माइनस बन गया, ये प्लस से माइनस बन गया, सर ये प्लस से माइनस बन गया, यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास क्या निकल के आ रहा है यार। तो अल्टीमेटली यहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, मन में सिंप्लीफाई करूंगा, इसमें इसको घटाएंगे सर 2a कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, यहां से m बचा, यहां से माइनस n बचा, इतना का काम हो गया। अब थोड़ा आगे चलना सर, अगर मैं प्लस d यहां पे कॉमन निकाल लूं तो ऊपर में है m इंटू m माइनस 1 और नीचे में हो जाएगा माइनस n इंटू n माइनस 1। कहोगे हाँ सेंस है। राइट साइड में चले सर जी, तो क्या दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है सर 2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर n माइनस m लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहीं पे ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि सर देखो m माइनस n यहां भी आ रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो m माइनस n यहां भी आ जाएगा और यहां से भी m माइनस n निकाला जा सकता है। तो ओवरऑल m माइनस n कॉमन होके कट जाएगा, चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये यहीं पे दिख जाना चाहिए। तो सर यहां पे अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2a ब्रैकेट के अंदर m माइनस n, और यहां पे जैसा कि मैंने बोला वो अगर मैं थोड़ा सा मुंह जबानी आपको करके समझाऊं, थोड़ा मन में करना मेरे साथ, देखो m स्क्वायर का टर्म यहां आएगा, माइनस n स्क्वायर का टर्म यहां आएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस b। इस लॉजिक से पहले ही ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो सर ये हो जाएगा m प्लस n इंटू m माइनस n, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या बचेगा, माइनस m, ध्यान से देखना, माइनस m, उसके बाद आगे प्लस n, तो माइनस m प्लस n यानी माइनस कॉमन ले लोगे तो m माइनस n यहां बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। दिख रहा है सर जो मैंने बोला था कि ओवरऑल आपको m माइनस n भी कॉमन होता हुआ दिखेगा, बराबर यहां अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं सर तो ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट के अंदर m माइनस n। अब आपको हर जगह ये दिख रहा होगा, तो अब मैं ओवरऑल यहां से m माइनस n अगर कॉमन निकाल लूं सर तो यहां पे बचा है 2a, आगे जाके प्लस यहां पे क्या बचा है, बड़े ध्यान से देखना, तो यहां पे सर m माइनस n कॉमन हो गया, m प्लस n बचा है, आगे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यानी माइनस साइन के साथ 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में है -2 ब्रैकेट के अंदर m माइनस n। तो सर इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास निकल के आ रहा है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -2। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्या कहोगे नहीं सर? अब अगर नहीं दिखा तो कभी दिखेगा, कहोगे सर मजा ही आ गया, आपने जो यहां सोचने का लॉजिक बताया उससे मुझे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट सीधे निकल के आ गया है, यानी कि सीधे मैं इस चीज के बदले वैल्यू पुट कर सकता हूं -2 और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, जो प्रूफ करना आ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो सर यहां पे अगर हम ये काम करें, प्रोसीड करें, तो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं कि सर m प्लस n बाई 2 इंटू ये पूरी चीज के बदले -2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो -2 आ गया सर, 2 से 2 कट गया, माइनस साइन बचा है, तो माइनस साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर m प्लस n। क्या यही चीज प्रूव नहीं करनी थी कि मेरे इसी एपी में प्रूफ करके ये दिखाओ कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स जो है ये माइनस साइन के साथ m प्लस n निकल के आएगा। तो प्रूफ किया और अपना ऑटोग्राफ दे दिया। भैया प्रूफ डैट के सवाल में ऑटोग्राफ देने का मजा ही कुछ और है। आप लोग भी प्रूफ डैट के सवाल में ऑटोग्राफ देते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भैया बेहतरीन तरीके से सवाल सॉल्व किया, यानी कि मैंने तुमको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके बताए। एक ओरिजिनल मेथड तो तुम सीख ही गए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि भैया इससे डबल स्टेप लेगा और ज्यादा लंबा जाएगा, ये कंपैरेटिवली कम स्टेप में सॉल्व हो गया। और ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये दिमाग में रखना, ये आगे के सवालों में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में एपी में मिलेगा। तो यहीं पे आपने ये वाली चीज भी सीख ली। फटाफट नोट डाउन कर लिए। एक बेहतरीन सवाल,
सर ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एमएन के बदले पीक्यू कर देता है, इस तरीके से पूछ लेता है, जैसे ये पर्टिकुलर सवाल 2020 में पूछा गया था। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कह रहा है भैया सवाल? सवाल कह रहा है कि भैया सम निकालना है टर्म्स का। कितने टर्म्स का? तो सवाल कह रहा है इनडायरेक्टली कि भैया मेरे एपी में टोटल 11 टर्म्स हैं, तो तुम 11 के 11 टर्म्स का सम निकाल के बताओ। जहां पे तुमको गिवन डेटा में बोल दिया कि भैया मेरे इस 11 टर्म्स वाले एपी में जो मिडिल टर्म है वो 30 के इक्वल है, जो मिडिल टर्म है वो 30 के इक्वल है। कहोगे ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा सोचोगे सवाल बन जाएगा। एक एपी में टोटल कितने टर्म्स है बता दिया, आपको इसी एपी का मिडिल टर्म बता दिया, आपको इसी एपी के सारे टर्म्स जो कि 11 है, यानी कि सारे 11 टर्म्स का सम पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? तो कुल मिला के सम ऑफ टर्म्स निकालना है, 11 टर्म्स का सम निकालना है। कहोगे हाँ सेंस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक नॉर्मल वाला और एक लास्ट टर्म वाला। अब यहां लास्ट टर्म तो कहीं दिया नहीं है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना समझदारी तो होगी नहीं, यानी कि अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत यहां पे कह दीजिएगा कि मान लो अपने एपी के लिए मैं फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी मान लूं सर जी, तो इस हिसाब से मेरा फॉर्मूला बैठेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, यानी 11 - 1 10d। कहोगे हाँ सर। सर इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहीं पे दिख रहा है 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो अगर मैं यहां पे 2 कॉमन निकाल लूं सर जी, तो क्या बचेगा? यहां से बचेगा a + 5d। कोई दिक्कत नहीं सर, 2 से 2 गया तेल लेने, यानी मेरे पास निकल के आ रहा है 11 ब्रैकेट के अंदर a + 5d। यानी कहीं ना कहीं आपकी खोपड़िया चल गई है कि सर अगर ये वाला पार्ट पता चल जाए या फिर ए और डी अलग अलग पता चल जाए, या तो ये पता चल जाए या ए और डी अलग अलग पता चल जाए, पुट करेंगे सम निकल के आ जाएगा। अब कैसे पता करेंगे? तो दिमाग काम कर रहा है, सर मिडिल टर्म दिया है तो जरूर यूज हो रहा होगा, तो यूज करते हैं। तो मिडिल टर्म का कंसेप्ट याद करो, अपने बालों को ऐसे तेजी से खींचो तो दो चीजें होगी, जो भी बालों का डैंड्रफ है वो गिरेगा और पुरानी बातें ताजा हो जाएंगी। तो क्या होगा सर सवाल में? तो तुरंत आप कहोगे कि सर हमें याद आ रहा है, हमारी याददाश्त वापिस आ रही है कि सर जी मिडिल टर्म के लिए दो कंसेप्ट है। अगर मेरे एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो 2 मिडिल टर्म आते हैं, अगर मेरी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो 1 मिडिल टर्म आता है। और सिचुएशन के हिसाब से फिर हम अपने मिडिल टर्म की पोजीशन पता कर लेते हैं, फिर मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। अब इस एपी में बोल दिया 11 टर्म्स है, तो 11 क्या ऑड नंबर है? कहोगे हाँ सर सही बात है, 11 ऑड नंबर है, यानी कि मेरे एपी में, इस वाले एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सिर्फ 1 मिडिल टर्म आएगा। और उस मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी? उस एक मिडिल टर्म की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर n + 1/2, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। तो चूंकि इस एपी में टोटल 11 टर्म्स है, फॉर्मूले में पुट करेंगे सर, तो 11 + 1/2 12/2 यानी कि 6 आएगा। यानी कि आपने पता कर लिया कि इस एपी का मिडिल टर्म 6th टर्म है, यानी आपने पता कर लिया है कि इस एपी का जो मिडिल टर्म है वो 6वां टर्म है। फॉर्मूले से नहीं पता करते तो गिन गिन के बीच वाला ढूंढना पड़ता है, इतनी मेहनत क्यों करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे। तो ठीक है सर, 6th टर्म 30 है, तो ठीक है सर तुम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हो, उसको यूज करके कह दोगे 6th टर्म का मतलब हो गया a + 5d। ये गिवन है आपका 30। कुछ दिख जाना चाहिए एकदम तुरंत स्पीड में। अब तुरंत यहां पे कह दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि सर a + 5d सीधे निकल के आ गया और हमें जरूरत भी इसी की थी, तो बस सीधे इसको यहां वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे सर जी, तो ये निकल के आ जाएगा 11 × a + 5d 30 के इक्वल है। तो सर 11 × 3 = 33, यानी 330 मेरे इस एपी के 11 टर्म्स का सम निकल के आएगा। फटाफट नोट डाउन कर लिए। शानदार सवाल, औसम सवाल। तो सर ये सवाल घुमा फिरा के कई बार बोर्ड एग्जाम में अगेन पूछा गया है, जैसे ये सवाल लेटेस्ट 2020 में पूछा गया था। तेजी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट खटाखट। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। कहोगे ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर जी, फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गया एपी का और सर मेरी हालत खराब हो गई है सर जी। तो डरना नहीं है यार, आपको निंजा टेक्निक दे दी
तो डिंग 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 निंजा टेक्निक यूज करो। तो सर यहां पे पहले वैरायटी पहचानो। आप कहिएगा कि सवाल कह रहा है कि सर किसी एपी में सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स is the same as sum of its first n terms. Show that sum of its first m plus n terms is 0. पहचान में आया? आना चाहिए। कहोगे सर बस एगो इंफॉर्मेशन दिया है। अब एगो इंफॉर्मेशन दिया है सर तो एक एगो इक्वेशन आएगी ना। और मैंने क्या बोला था, एक इंफॉर्मेशन वाले केस में एक इक्वेशन आती है तो ए और डी आप अलग अलग नहीं निकाल सकते, यानी कि आपके पास एक ए और डी का कंबाइंड रिलेशन आएगा जिसकी मदद से सवाल बनेगा। कहोगे हाँ सर दिमाग में है, तो बस जो चीजें पता है उसको यूज कर लो। तो सर यहां पे मान लो अपने फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। अब जो सवाल कह रहा है वो कर लेते हैं। तो मुझे अल्टीमेटली बात किस पे करनी है, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स पे, ठीक है सर। तो सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर जी, लास्ट टर्म तो दिया नहीं है यानी नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, इसके बाद सर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस जो भी जहां तक का सम निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? हाँ सर। ऐसा सवाल पहले किया है? हाँ सर। दिमाग काम कर रहा है? हाँ सर। कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे यही चीज रिप्लेस होने वाली है। थोड़ा सा दिमाग में ये चीजें याद आनी चाहिए, आपने अभी जस्ट किया है। अब जो गिवन डेटा दिया है उससे यहाँ पे अपनी इक्वेशन निकालते हैं सर। तो अपने गिवन डेटा को डिकोड करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे एपी में जो m टर्म्स तक का सम है, अगेन मेरे एपी में जो शुरू से n टर्म्स तक का सम है वो सेम है। सेम का मतलब क्या है, आपस में इक्वल है। बन गई इक्वेशन। सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करेंगे सर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जहां तक का सम निकालना है बाई 2, ब्रैकेट के अंदर हमारे एब्रिविएशंस के हिसाब से 2a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है सर जी, बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म जहां तक सम निकालना है बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक का सम निकालना है -1 इंटू डी। कहोगे हाँ सेंस है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाएं तो हमें क्लियरली यहां पे दिख रहा है सर इस 2 से ये 2 कट गया, m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी बराबर 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। कहोगे हाँ सर। अब सर इसको और आगे कैसे बढ़ के सिंप्लीफाई करें, तो मैंने क्या बोला था कि ये चीज का सिंप्लीफिकेशन दिमाग में रखना बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपको कई सवालों में मिलेगा। तो कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक झलक दिखा देता हूं। एक झलक देख लो ताकि याद आ जाए। एक झलक देख लो ताकि याद आ जाए। कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है कि सर ये 2am 2an एक साथ रखते हैं सिंप्लीफाई होता है, और ये m इंटू m-1 n इंटू n-1 d वाला टर्म एक साथ सिंप्लीफाई होता है। सब एक ही साइड होता है अल्टीमेटली। a d वाले टर्म एक ही साथ होते हैं सर जी। a एक साथ रख के सिंप्लीफाई करते हैं, d एक साथ रख के। दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए। तभी मैंने बोला था ये चीज आगे सवालों में यूज होगी बहुत बार। तो सिंप्लीफिकेशन का सेम तरीका, सेम लॉजिक लगेगा। तो ठीक है सर, यहां पे आपको जो चीज समझ में आई है उसको अप्लाई करो। तो क्या करते हैं सर, दोनों को इस तरफ बुला लेते हैं। mn 2a वाला टर्म एक साथ कर लेंगे, d वाला टर्म एक साथ कर लेंगे। तो यहां पे ये काम करेंगे, थोड़ा मन में करना, -2an यानी 2a कॉमन हो गया, m-n निकल के आएगा। अगेन यहां पे सर जी क्या दिख रहा है, d कॉमन हो जाएगा। अगर d वाला टर्म बगल में बुला लेंगे तो इधर बचेगा m इंटू m-1, वो उधर से आएगा तो माइनस साइन के साथ n इंटू n-1 कहोगे हाँ सर। और बराबर क्या, 0, क्योंकि उस साइड तो अब कुछ बचा नहीं, दोनों भाई को तो हमने इधर बुला लिया। तो सर अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a ब्रैकेट के अंदर m-n, और ये अंदर वाली चीज सिंप्लीफाई करना तुम जानते हो ऑलरेडी, तुमको पता है कि सर ये क्या निकल के आएगा, ऑलरेडी तुमने सिंप्लीफाई किया है। तो सर यहां पे आपने ये वाला पार्ट जो ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके दिखा देता हूं कि तुमको रिवाइज हो जाए। तो सर यहां पे दिख रहा है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया m² - m - n² प्लस n।
तो सर इनको एक साथ करेंगे, इनको एक साथ करेंगे, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m प्लस n। फिर आपकी खोपड़ी चल रही है सर a प्लस बी, माइनस बी लग रहा है, तो m प्लस n इंटू एम माइनस n। अगेन खोपड़ी चल रही है, माइनस कॉमन लेंगे सर जी, m माइनस n दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लेंगे सर जी, यहां से बचेगा m प्लस n, आगे क्या बचेगा सर जी, -1। तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होके क्या आता है, ये आपके आंखों के सामने है। कहोगे हाँ सर जी सही बात है, तो ओवरऑल डायरेक्टली ही लिख लेते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे सर, तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा m माइनस n और यहां ब्रैकेट के अंदर m प्लस n माइनस 1 बराबर 0। तो सर m माइनस n ओवरऑल कॉमन निकाला जा सकता है, m माइनस n ओवरऑल कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या फिर ऐसा कह लो सर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0 होगा। तो सर यहां से निकल के आएगा आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, इसको मान लो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूं कि सर यहां से निकल के आएगा m माइनस एन बराबर 0, यानी कि m बराबर n, और यहां से निकल के आ जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहां से ये निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, अब देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है, m बराबर n हमारे काम का रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये हमारे काम का रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सर बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर m और n इक्वल होते तो सवाल अलग से क्यों बोलता कि m टर्म्स का सम n है, n टर्म्स का सम m है। तो m और n अलग अलग सवाल करके क्यों चलता? अगर ये सेम ही होते, m बराबर n कर देंगे तो सवाल का लैंग्वेज ही बदल जाएगा। यानी इस वाले रिलेशन को हम इग्नोर करके चलेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, इग्नोर। यानी सर ये हमारे काम का, और ऐसे भी आपको दिखना चाहिए, आपको उस लास्ट वाले सवाल से ध्यान में आना चाहिए कि सर यही वाला पार्ट मेरे काम का है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है सर कि ये वाली चीज हमें पता है ऑलरेडी, सीधे कहीं से मिल जाएगी, मिल गई, इसकी वैल्यू 0 है। तो भैया ये पूरी चीज हो गई 0, और 0 को गधा घोड़ा हाथी किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा ना। तो भैया प्रूव हो तो गया कि इस पर्टिकुलर सवाल में मेरे एपी के m प्लस n टर्म्स का जो सम आएगा 0 आएगा। ऑटोग्राफ मत सा दे देना। क्या यही प्रूव नहीं करना था? बिल्कुल करना था सर जी, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल, घुमा फिरा के कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, जैसे यह पर्टिकुलर सवाल 2020 में पूछा गया था। चलिए तेजी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल सीख रहे हो भाई तुम लोग। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। सवाल क्या कह रहा है कि भैया देखो ये मैंने तुमको एक एपी दे दिया, एपी कैसा है भैया? अच्छा है, खूबसूरत है, 10,7,4 डॉट 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 डॉट। सवाल पूछ रहा है भैया कि आप बताओ कि -41 जो है ये मेरे एपी का कौनवा टर्म होगा? 10वां टर्म होगा, 20वां टर्म होगा, 50वां टर्म होगा, 101वां टर्म होगा? आप मुझे ढूंढ के बताओ कि -41 मेरे इस एपी का कौनवा टर्म होगा। तो कौनवा टर्म होगा, इस टाइप के सवाल को बनाने का लॉजिक क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर मुझे क्या पता कौनवा टर्म होगा, मुझे सपना तो नहीं आया है सर कि ये मेरे एपी में आगे जाके कहां आएगा कौनवा टर्म होगा, मुझे नहीं पता। हम मान लेंगे कि ये मेरे एपी में nth टर्म होगा, और ये मानते हुए हम सिंप्लीफाई करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना, n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर आया मतलब कि वो मेरे एपी का एक टर्म है और n की वैल्यू पोजीशन बता देगी कौनवा टर्म है। लेकिन अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई मतलब वो मेरे एपी का टर्म ही नहीं है, मेरे एपी में वो आगे जाके कहीं आएगा ही नहीं। तो यहां से दो टाइप के सवाल बनते हैं, याद रखना। कौनवा टर्म होगा और इसके साथ साथ क्या वो मेरे एपी का टर्म होगा भी कि नहीं होगा, आगे जाके मेरे एपी में आएगा भी कि नहीं आएगा। तो भैया ये दोनों ही वैरायटी सेम अप्रोच से बनती है कि आपको पोजीशन तो पता है नहीं, तो आप उसको अपने एपी का nth टर्म मान लो, सॉल्व करो फॉर n, n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ गई
मतलब जी हाँ वो आपके एपी का आगे जाके एक टर्म होगा, कॉन्वर्ट टर्म होगा, वो एन की वैल्यू बता देगा। लेकिन अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, मतलब कि वो आपके एपी का टर्म नहीं होगा, वो आगे जाके आपके एपी में नहीं आएगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर सवाल को अप्रोच लेते हैं जो हमने सीखा उस तरीके से। मान लेते हैं ये मेरे एपी का nth टर्म होगा, ठीक है सर जी। तो यानी सवाल के अनुसार nth टर्म किसके इक्वल है, -41 के। यहां से n के लिए सॉल्व करेंगे तो मेरे एपी में मुझे दिख रहा है फर्स्ट टर्म को a माने तो a है 10, कॉमन डिफरेंस को d माने, डिक्रीजिंग एपी है तो ऑफ कोर्स d नेगेटिव आएगा। तो मान लो इसी से d निकाल लेते हैं, 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे सर, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -41, यानी कि सर जी a दिया है 10, d कितना दिया है -3, तो +-3 इंटू n-1 बराबर -41, ब्रैकेट ओपन करेंगे सर जी। तो क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे हो गया 10 + -3 इंटू n-1 बराबर -41। आगे जाके सर जी फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 10 - 3n -+3 बराबर -41, यानी कि सर आपके पास आ रहा है 13 - 3n बराबर -41, यानी कि n एक साइड कर ले, नंबर एक साइड कर ले, तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर जी कि 3n बराबर कितना हो जाएगा। तो 3n बराबर इसको इधर बुला लेंगे तो 41 + 13 41, 51 54। तो सर जी यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, बचा 2 24, 3 8 जा 24, यानी कि n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई, जो कि ये सबसे पहले बता दिया कि जी हाँ n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई, जो कि सबसे पहले ये बता दिया कि जी हाँ ये जो है ये मेरे एपी में आगे कहीं जरूर आएगा, राहुल की आगे जाके मुलाकात सिमरन से जरूर होगी, ये मेरे एपी में आगे जाके जरूर कहीं आएगा, ये मेरे एपी का एक टर्म जरूर होगा। ये कैसे साबित हो गया, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। और किस पोजीशन पे आएगा तो ये भी पता चल गया, n बराबर 18 आया, यानी कि ये मेरे एपी का 18वां टर्म होगा। कहोगे हाँ सर बन गया सवाल, धुएं में उड़ गया सवाल, तो विच टर्म, कहोगे 18th टर्म। तो सर अगेन एक बहुत शानदार वैरायटी का सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे ये पर्टिकुलर 2019 में कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया था, नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, तो ये वाली वैरायटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फाइंड दी 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13 डॉट 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 डॉट, आखिरी टर्म दे दिया 185। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है समझना। जनरली एपी में हम लोग शुरू में क्या पढ़ते हैं, 10वां टर्म निकालो, 15वां टर्म निकालो, 6वां टर्म निकालो, 9वां टर्म निकालो। इसका मतलब क्या होता है, शुरू से वो निकालो। मुझे अगर कह दिया सवाल देने वाले भैया ने या दीदी ने 5वां टर्म निकालो, इसका मतलब होता है मेरे एपी में शुरू से गिन के जो 5वां टर्म आएगा वो निकालो। बोल दिया 9वां टर्म निकालो, मतलब मेरे एपी में शुरू से स्टार्टिंग से गिन के जो 9वां टर्म आएगा वो निकालो। ये लॉजिक होता है। सवाल यहां क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एंड से, शुरू से नहीं, एंड से 9वां टर्म बताओ क्या होगा। तो कभी भी एंड से पूछ ले तो बनाने की निंजा टेक्निक क्या है, तो कहोगे ध्यान से सुनना, 2 मेथड्स है। एक मेथड बुक में है, एक मैं आपको बताऊंगा। बुक वाला मेथड एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डेटा पुट करोगे तो वो क्या करता है, फॉर्मूले वाला मेथड ये करता है सर कि आपको पूछ रहा है ना कि पीछे से एंड से बताओ 9वां टर्म क्या होगा, वो उसको आगे से वाली पोजीशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये एक एपी है, बिल्कुल है। मान लो मुझसे पूछा जाए पीछे से दूसरा टर्म बताओ, तो पीछे से दूसरा टर्म यही होगा। तो ये फॉर्मूला क्या करता है सर, ये इसको आगे से कन्वर्ट कर देता है। तो ये पीछे से दूसरा टर्म आगे से कितना हुआ, 1 2 3 4 5, आगे से ये 5वां टर्म हुआ। तो फॉर्मूला यही करता है, पीछे वाली पोजीशन को आगे से कन्वर्ट कर देता है और आगे से तुम फॉर्मूला लगाना जानते हो। लेकिन मैं कभी भी ना इस फॉर्मूले वाले मेथड को बहुत अच्छा नहीं मानता, खासकर तब जब लास्ट टर्म दे दे। लास्ट टर्म नहीं दिया है तो फॉर्मूले वाला मेथड अच्छा है, लेकिन अगर लास्ट टर्म दे दिया है ना तो कभी भी फॉर्मूले वाले मेथड से मत बनाना। मैं जो निंजा टेक्निक बता रहा हूं, जो तुमको सैंपल पेपर में भी बताई थी, उससे बनाना।
हमेशा याद रखना, अगर एक एपी को आप उल्टा लिख लोगे, पीछे से लिख लोगे, अभी भी वो एपी होगा। अगेन एक और मजेदार बात याद रखना कि आगे से लिखने पे एपी का कोई कॉमन डिफरेंस आएगा, जब हम पीछे से लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, बस साइन उल्टा हो जाता है उसका। ये दो बातें याद रखना, बड़े काम की है। तो सर ये एपी ऐसा है, आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तरीका बनाने का ये होगा, प्रिंस सेंसे का मेथड ऐसे काम करता है कि तुमको पूछा जा रहा है कि इस एपी में एंड से बताओ, पीछे से बताओ, नौवां टर्म क्या होगा। कहोगे हाँ सर। अब प्रिंस सेंसे ने ये जो हमें आगे के एपी को पीछे से लिखने में क्या क्या फायदा होता है ये बताया। अब इसका यूज क्या है सर? तो यूज ये है, थोड़ा दिमाग लगाना, कि जब मैं इस एपी को उल्टा लिख दूं, पीछे से लिख दूं, अब पीछे से लिख दूंगा तो फायदा क्या होगा? अगर मैं इसी एपी को उल्टा लिख दूंगा सर जी, पीछे से लिखना स्टार्ट करूंगा, यानी 185 फिर ऐसे करके डॉट 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 डॉट, तो ये जो पीछे से नौवां टर्म है, क्या वो आगे से नौवां टर्म नहीं बन जाएगा? हाँ सर, खत्म हो गया खेल। प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? क्योंकि तुम जो nth टर्म का फॉर्मूला जानते हो वो आगे से निकाल के देता है। तो ये करने के लिए मैंने इस लाइन को ही उल्टा कर दिया, लाइन की गिनती ही पीछे से कर दी। अब इसका फायदा ये हो गया कि चूंकि मैंने गिनती पीछे से स्टार्ट की, तो इस वजह से इस सवाल में जो एंड से 9 टर्म था वो मेरे नए एपी में शुरू से 9 टर्म हो गया, जिसके लिए तुम फॉर्मूला जानते हो, खत्म हो गया सवाल। तो कभी भी जब लास्ट टर्म दे तो मेरा सेंसाई वाला मेथड बहुत काम का है, इसको याद रखना। तो सर जी ये काम यहां पे कर लेते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसी एपी को रिवर्स लिख लूंगा, तो जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा। अब इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे? तो बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओ। अभी क्या हो रहा है, 4 4 बढ़ रहा है, तो अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो 4 4 घटेगा, बात वही है ना। ऐसे चल रहा हूं तो 4 4 बढ़ रहा है, ऐसे चलूंगा तो 4 4 घटेगा, तो 4 4 घटाते जाएंगे, तो 4 घटाएंगे 181, 4 घटाएंगे 177 एंड सो ऑन, ये कहानी चलेगी। तो मैंने इसी एपी को रिवर्स लिखकर ये जो सीक्वेंस बनाई, जैसा मैंने बताया ये भी एक एपी होगा, और इस पर्टिकुलर एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए क्या दिख रहा है? 185। कॉमन डिफरेंस डी क्या दिख रहा है सर जी? तो मुझे ये दिख रहा है, किसी भी सक्सेसिव टर्म की कहानी ले लो तो 181 माइनस 185 यानी कि -4 दिख रहा है सर जी। और मैंने क्या बोला कि मुझे इस एपी में पूछा गया था पीछे से 9th टर्म बताओ, अब वही चीज मैं इस एपी के लिए बोल दूंगा, शुरू से 9th टर्म बताओ। तो ठीक है सर, निकाल लो शुरू से 9th टर्म, फॉर्मूला जानते हो क्या हो जाएगा? a + 8d हो जाएगा। फॉर्मूले में a और d पुट करो सर जी, तो ये हो गया 185 + 8 × d के बदले -4, यानी कि सर जी 185 - 8 4 जा 32, 5 में से 2 गया 3 निकल के आया, 8 में से 3 गया 5 निकल के आया, 153 आपका आंसर होगा। यानी इस एपी का नौवां टर्म 153 होगा। सिमिलरली इस एपी में पीछे से नौवां टर्म भी 153 होगा। बेहतरीन सवाल, शानदार सवाल, और एक नई चीज सीखी। अगेन एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल अक्सर एपी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आता है, और यह पर्टिकुलर सवाल 2016 में पूछा गया था। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो अब भैया 2 सवाल हमारे बचे हैं असर्शन रीजन केस बेस्ड, जिसको भी धुएं में उड़ा देते हैं। सबसे पहले असर्शन रीजन की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है भैया असर्शन रीजन में? तो किसी भी एक स्टेटमेंट को पकड़ो पहले, तो मान लो असर्शन को ही पकड़ते हैं। तो असर्शन में ये कहा जा रहा है कि भैया इफ 18th टर्म माइनस 14th टर्म इज इक्वल टू 32। याद रखना टर्म की बात ऐसे भी लिखी जाती है, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म ऐसे भी लिखी जाती है। दोनों का सेम मतलब है। कुछ बुक्स में ऐसे टर्म रिप्रेजेंट करता है, कुछ बुक्स में ऐसे, तो कंफ्यूज मत होना, ये एब्रिविएशन याद रखना। तो सवाल ने जो बात बोली है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सवाल ने बोला कि भैया अगर ऐसा है कि किसी एपी में 18th टर्म में 14th टर्म अगर हम घटा दें तो ये 32 निकल के आ रहा है, तो भैया इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस -8 आएगा। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस -8 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो सही बात है, नहीं आया तो गलत बात है। तो सर यहां से कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपने एपी के लिए मान लो फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम प्रोसीड करें तो 18th टर्म का मतलब हो गया a + 17d, कोई दिक्कत नहीं सर। -14th टर्म का मतलब हो गया a + 13d, कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर 32।
यानी कि सर जी यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर 32 आ जाएगा। a से a गया तेल लेने, 17d माइनस 13d 4d बराबर 32 हो गया। 4 8 जा 32, d की वैल्यू 8 निकल के आ रही है। तो सर गिवन सिचुएशन के हिसाब से d की वैल्यू 8 आ रही है, भैया ने बोला -8 आएगी, यानी भैया की बात गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स। और मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी असर्शन रीजन में कि दोनों में से एक भी स्टेटमेंट गलत आ गया मतलब ऑब्वियस ही बात है दूसरा जरूर सही होगा। तो एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हो ऐसे कि भैया एक गलत आ गया ना, मतलब कंफर्म बात है, ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अब किस ऑप्शन में बोला जाता है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो आप कहिएगा डी में बोला जाता है सर जी कि असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो लॉजिकली सवाल बन गया, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर लेक्चर मैं ये वाला रीजन भी आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, 7 टाइम्स 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, 7 गुना ऑफ 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स यानी 11 गुना इसी एपी के 11th टर्म के, ये सवाल कह रहा है। देन 18th टर्म विल बी 0, तो ठीक है सर, इसको हम सिंप्लीफाई करके फिर चेक करेंगे कि इस गिवन कंडीशंस के हिसाब से 18th टर्म 0 आता है कि नहीं। तो ठीक है सर, अगर हम यहां पे चेक करने जाएं तो अपने इस एपी के लिए मान लो फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी मान ले, तो इस हिसाब से अगर हम यहां पे प्रोसीड करेंगे तो हम कह देंगे कि सर 7 इंटू 7th टर्म का मतलब a प्लस 6d हो गया, और इधर 11 इंटू 11th टर्म का मतलब a प्लस 10d हो गया। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे सर जी, तो 7a प्लस 7 6 जा 42d बराबर 11a प्लस 110d निकल के आ गया। कहोगे हाँ सर, मान लो इन दोनों टर्म्स को इस तरफ बुला लेते हैं, या फिर मान लो इनको इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिमाग में करना, पहले ए वाला करो, 11a माइनस 7a 4a बचेगा, 110d माइनस 42d कितना हो जाएगा, तो 110 माइनस 42 करोगे सर जी, तो 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 0 हो गया, तो सर यहाँ पे 10 माइनस 4 6 हो गया, 68 बचेगा, यानी प्लस 68d, और कुछ नहीं बचा क्योंकि दोनों को आपने एक साइड बुला लिया तो बराबर 0। अगेन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर जी, तो आपको दिख रहा है यहाँ से 4 कॉमन निकाला जा सकता है, कॉमन निकालेंगे तो आएगा a प्लस 4 1 जा 4 बचा 28, 4 7 जा 28, 17d बराबर 0, 4 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो गया a प्लस 17d बराबर 0। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको अगर नहीं दिखा तो बहुत गलत बात है, दिखना चाहिए था, a प्लस 17d ही तो 18th टर्म होता है, और सवाल ने यही तो बोला कि अगर ऐसा है तो 18th टर्म 0 आएगा, आ भी रहा है सर 18th टर्म 0, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर ये स्टेटमेंट सही आएगी, देखो आ भी रही है, हमने प्रूफ कर लिया। तो एक और बेहतरीन सवाल फटाफट नोट डाउन करो, तो क्या कहिएगा सर, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, और ये वाली बात ऑप्शन नंबर डी में बोली जाती है। अब ये रहा सर जी हमारे सेशन का आखिरी केस, हमारे एपी के टॉप 15 क्वेश्चंस में केस बेस का एक बहुत धांसू सवाल। पहले सवाल पढ़ के समझ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है, फिर सवाल के पार्ट्स पे बात करेंगे। तो सवाल देने वाली दीदी ने यह कहा कि भैया जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, उनकी मदद से सजा सजा के इस तरीके से एक बिल्डिंग बनानी है, एक टावर बनाना है। ठीक है सर जी, अब इस टावर को बनाने के लिए आपको टोटल कितने ताश के पत्ते मिले हैं, टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स मिले हैं। तो दीदी ने बोला कि भैया जी आपके पास इस्तेमाल करने के लिए इन टोटल 56 कार्ड्स हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे जाके बताया जा रहा है कि भैया ये जो इस तरीके से बिल्डिंग हमें ताश के पत्तों की मदद से तैयार करनी है, इस बिल्डिंग में जो सबसे बॉटम मोस्ट रो है, जो सबसे नीचे वाला रो है, उस सबसे नीचे वाले रो को बनाने में इन टोटल 14 कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। अगेन सवाल देने वाली दीदी ने कहा कि इसके जो जस्ट ऊपर वाला रो है उसको बनाने में 12 कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से आगे बोला जा रहा है कि इसके जो जस्ट ऊपर वाला रो है उसको बनाने में इन टोटल 10 कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, और इस तरीके से रो बाय रो करके हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। अब इसी सिचुएशन, इसी केस पे आगे जाके आपको सवालों की कहानी सॉल्व करनी है। कभी भी जो केस हमें मिला है
उस केस के सारे सबूत अगर हम अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो क्रिमिनल चुटकियों में पकड़ा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने केस बेस की पूरी इंफॉर्मेशन, कहानी ढंग से समझ ली, एब्जॉर्व कर ली, तो आगे सवाल क्या है उस पर अभी जाने की ही जरूरत नहीं है। यहीं पे मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या क्या क्लियर हो रहा है? तो हमें यहां पे जो बातें क्लियर हो रही है वो ये है कि सर कुल मिला के कहानी कुछ नहीं, कहानी के अंदर एपी की कहानी है। यहां पे ये जो ताशों का इस्तेमाल हुआ है, कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है हर एक रो में सर जी, वो एक नंबर्स की सीक्वेंस बना रहा है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को लाइन से लिख लें तो हमें ऑब्जर्व होगा कि ये सीक्वेंस एक एपी की सीक्वेंस है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए चीजों को समझने के लिए सबसे नीचे वाले रो को फर्स्ट रो कहूं, इसके जस्ट ऊपर वाले को सेकंड रो कहूं, इसके जस्ट ऊपर वाले को थर्ड रो कहूं, और ऐसे करते करते हमें टॉप मोस्ट रो तक आना है। तो फर्स्ट रो में कितने कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ? 14। सेकंड रो में कितने कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ? 12। थर्ड रो में कितने कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ? 10। और इसी तरीके से जो हमारा पैटर्न है वो चलता जा रहा है। हम क्लियरली देख पा रहे हैं सर कि सक्सेसिव टर्म्स का जो गैप है वो सेम है, यानी कि एक एपी की सीक्वेंस है। इनफैक्ट हम ये भी देख पा रहे हैं कि सर धीरे धीरे नंबर छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग एपी की सीक्वेंस है। यानी कुल मिला के रोज में जो नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यूज हो रहे हैं सर, वो एक एपी की सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं जो कि एक डिक्रीजिंग एपी है। ये हमें यहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब अगर हम एपी के लैंग्वेज में इस पूरी कहानी को समझें तो क्या ये कहना सही है कि सर एक तरीके से जो मेरा फर्स्ट रो है उसको हम अपने एपी का फर्स्ट टर्म कह सकते हैं? कहोगे हाँ सर, एकदम सही बात। अगेन मेरे इस सीक्वेंस का जो सेकंड रो है उसको हम अपने एपी का सेकंड टर्म कह सकते हैं। इसी तरीके से इसको अपने एपी का थर्ड टर्म कह सकते हैं, एंड सो ऑन। ये कहानी चल रही है। यानी कुल मिला के एपी के लैंग्वेज में हम कह देंगे कि सर मेरे एपी का फर्स्ट टर्म 14, सेकंड टर्म 12, थर्ड टर्म 10, ऐसे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। अब चीजें सारी समझ गए हैं सर। अब देखो कैसे दनादन सवाल बनेंगे। सबसे पहले सवाल का पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच द कार्ड्स आर स्टैक्ड इज। यानी सवाल देने वाली दीदी ने हमसे यहां पे यह पूछा है कि आपके पास टोटल यूज करने के लिए 56 कार्ड्स हैं, तो आप मेरे को इस पैटर्न के हिसाब से बताइए कि अगर मैं 56 कार्ड्स की मदद से ऐसे बिल्डिंग बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं टोटल कितने रोज तक पहुंच पाऊंगा। यानी कि ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे करते हुए 56 कार्ड्स की मदद से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं कितने रो तक पहुंच पाऊंगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसी सवाल को अगर हम एपी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो मीनिंग क्या निकल के आता है? क्या ये मीनिंग निकल के नहीं आता कि आप बताइए कि आपके एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे सच दैट उन सारे टर्म्स का जो सम होगा वो 56 आना चाहिए। कहोगे हाँ सर, क्या एपी के लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद यही सवाल नहीं फ्रेम हो रहा? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल फ्रेम हो रहा। यानी कुल मिला के यहां पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एपी है, इस एपी में बताओ टोटल कितने टर्म्स होंगे सच दैट उन सारे टर्म्स का सम 56 आना चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि हर एक रो जो है वो इनडायरेक्टली एक एपी का टर्म है। कहोगे हाँ सर, तो क्या ये चीज हम सोचना नहीं जानते कि ऐसे सवाल नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं। आप कहिएगा कि सर मुझे क्या पता कि इस एपी में कितने टर्म्स तक जाऊं कि मेरा सम जो है वो 56 आ जाए। तो मुझे नहीं पता कितने टर्म्स तक जाऊं, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं n टर्म्स तक जाऊंगा। तो भैया अगर मैं इस एपी में n टर्म्स तक की कहानी लूंगा तो सम 56 आ जाना चाहिए। यही मेरा सवाल बन गया है। यानी कि अब ये दिमाग लगा के मुझे अल्टीमेटली n निकाल लेना है, हमारा काम हो जाएगा। कर लेते हैं सर फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN जो है सर जी वो 56 है। अब इस एपी से मुझे ए और डी की कहानी दिख रही है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म दिख रहा है 14, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है सर जी? कोई भी सक्सेसिव टर्म से चेक कर लो। मान लो मैं इन दोनों का इस्तेमाल कर लूं तो 12 - 14 यानी कि सर जी -2।
अब सम के लिए हम दो फॉर्मूले जानते हैं, कौन सा इस्तेमाल करें? तो आप कहिएगा कि सर लास्ट टर्म तो मुझे पता है नहीं, यानी कि जनरल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे अगर हम जनरल वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 14 2 जा 28 हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है? -2 है। कहोगे हाँ सेंसे, क्लियर, ये इक्वल टू 56। ठीक है सर जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे सर जी, तो n/2 यहां पे आपके पास आ गया 28 ओवरऑल प्लस माइनस -2 इंटू n-1 ब्रैकेट क्लोज बराबर 56 हो गया सर जी। अब यहां पे हम देख पा रहे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, धड़ाक से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो n/2 इंटू 2 कॉमन हो गया, तो यहां से 14 बचा, माइनस ये 2 निकल चुका है तो इतना बचा है, यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर ले तो यह आ जाएगा -n माइनस माइनस +1, कहोगे हाँ सर, बराबर 56 हो गया। यहां पे इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, आपके पास बच रहा है n इंटू 14 + 1 15 माइनस n बराबर 56। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? कहोगे हाँ सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यानी कि अब इसको सॉल्व करें तो दिख रहा है सर जी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, यानी उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा, तो ये बन रहा है यहां पे 15n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो सर यहां पे इन दोनों को इस तरफ भेज के रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 15n और यहां पे प्लस 56 इक्वल टू 0, यानी इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, इनकी कहानी पता चल जाएगी। अब स्प्लिटिंग से इजीली दिख रहा है, 8 7 जा 56, 8 और 7 से 15 आ जाएगा सर जी, तो 8 और 7 का इस्तेमाल करना है, -8n माइनस 7n प्लस 56 बराबर 0, पेयरिंग कर लेते हैं सर जी, तो पेयरिंग करेंगे तो n कॉमन हो गया, n-8, यहां पे -7 कॉमन, n-8 बराबर 0, यानी कि सर जी यहां पे ओवरऑल n-8 कॉमन और यहां से क्या बचा, n-7 बराबर 0। तो यहां पे अगर हम फर्दर प्रोसीड करें सर जी, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो n बराबर 8 निकल के आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे सर जी, n बराबर 7 निकल के आ जाएगा। अब यहां तो सर दो आंसर आ गए, आंसर 7 भी आ रहा है, आंसर 8 भी आ रहा है, यानी इनडायरेक्टली ये मुझे बता रहा है कि भैया अगर आपको इस एपी से सम 56 चाहिए तो 8 टर्म्स का भी सम 56 आएगा, 60 टर्म्स का भी सम 56 आएगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन हम क्या बोलेंगे? मुद्दा ये है राइट ऑप्शन क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे अपने ऑप्शंस में 7 भी दिख रहा है और 8 भी दिख रहा है। अब देखो यही दिमाग लगाने वाला खेल है। तो चूंकि यहां पे 2 आंसर आ रहा है सर, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक दिमाग लगाते हैं, हम 7th टर्म भी निकाल लेते हैं, 8th टर्म भी निकाल लेते हैं, तो क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आंसर दोनों नहीं होगा। इस टाइप का सवाल जब मैं डिटेल में वन शॉट लूंगा तो वहां डिस्कस करके आपको बताऊंगा कितना अमेजिंग सवाल है, इस सवाल से क्या इनडायरेक्टली चीजें पता चलती हैं। अभी मैं अगर आपको सीधे रिजल्ट बता दूंगा तो शायद आपको क्लियर ना हो, तो वन शॉट में क्लियर होगा, इसलिए समझाने के लिए मैं 8th टर्म भी निकाल लेता हूं, 7th टर्म भी निकाल लेता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8th टर्म क्या होगा, आप कहोगे सर a + 7d, मैं आपसे पूछूं 7th टर्म क्या होगा, आप कहिएगा a + 6d। अब a और d की कहानी पता है, पुट करिए, तो भैया यहां पे a है आपका 14, 7d का मतलब हो गया -14, यानी कि ये निकल के आ गया 0, T8 निकल के आ गया 0। इसी तरीके से T7 की बात करें सर जी, तो T7 क्या हो जाएगा, यहां पे ये है 14, 6D का मतलब हो गया -12, तो ओवरऑल प्लस माइनस माइनस, यानी T7 निकल के आ गया 2। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा, यानी इसका मतलब ये है कि सर इस एपी में अगर हम ऐसे करते हुए आगे बढ़ें तो जो 7वां टर्म आएगा वो आएगा 2, जो 8वां टर्म आएगा वो आएगा 0। अब ये बात मुझे लॉजिकली समझ में आ रही है कि सही बात, हम अगर ये 60 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी 56 आएगा, और चूंकि 8वां टर्म 0 है तो इन 8 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी सम 56 आना है। लेकिन राइट आंसर कोई एक ही होगा। क्या होगा, क्या सोच पा रहे हो? बिल्कुल। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो सर, हर एक टर्म बता रहा है कि आपके रो में टोटल कितने कार्ड्स होंगे। 7वां टर्म 2, इसका मतलब यह हो गया कि सर जो 7वां रो है उसमें 2 कार्ड होंगे। 8वां टर्म 0, यानी जो 8वां रो होगा उसमें 0 कार्ड्स होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ,
इस तरीके से जो हम अपना महल बना रहे हैं उसमें 8वें रो में 0 कार्ड्स होंगे। तो जब मेरे रो में 0 कार्ड्स है, यानी एक भी कार्ड नहीं है, तो क्या उस रो की बात की जा सकती है? कहोगे नहीं सर। जब मेरे रो में एक भी कार्ड ही नहीं है तो उस रो की मैं बात क्यों करूं? यानी कुल मिला के मैं कह दूंगा कि 56 कार्ड्स का अगर मैं इस्तेमाल करके ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहूंगा तो मेरी जो बिल्डिंग है वो 7वें रो तक में खत्म हो जाएगी, क्योंकि 8वें रो में एक भी कार्ड नहीं है। इस बात को बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरी बिल्डिंग जो है वो 7वें रो में कंप्लीट हो गई सर जी। यानी कि अब मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि 56 कार्ड्स के साथ ये जो हम अपने सपनों का महल बना रहे हैं ताश के पत्तों से, इस सपनों के महल में कुल मिला के 7 रो होंगे। कहोगे हां सर। तो यहां पे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच कार्ड्स आर स्टैक्ड। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने यूज हुए सर जी? 7 रोज। तो राइट आंसर ए होगा। तो एक ऐसा सवाल का पार्ट था जिसमें बहुत सारे निंजास कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप आपको कहानी क्लियर हुई होगी। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पार्ट पे चलेंगे। चलिए सवाल का अगला पार्ट देख लेते हैं। सवाल का अगला पार्ट क्या कह रहा है सर? अब इसका आंसर इनडायरेक्टली आपने निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द टॉप मोस्ट रो, जो सबसे ऊपर वाला रो है उसमें कितने कार्ड्स होंगे आपसे पूछा जा रहा है। जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें कितने कार्ड्स हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो तुरंत आपका दिमाग काम करेगा कि सर सबसे ऊपर वाला रो एक तरीके से मेरे इस बिल्डिंग का आखिरी रो है, लास्ट रो है। कहोगे हाँ सर। यानी एपी के लैंग्वेज में हम कह देंगे कि हमसे पूछा जा रहा है कि मेरे एपी के सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा। कहोगे हाँ सर। तो एपी की सीक्वेंस का लास्ट टर्म हमने यहीं पे क्लियर कर लिया कि हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेरे एपी के सीक्वेंस का लास्ट टर्म 7वां टर्म है, और वो 7वां टर्म कितना है? 2 है। यानी इनडायरेक्टली हमने पता कर लिया कि मेरी ये जो कार्ड्स की बिल्डिंग है उसमें जो टॉप मोस्ट रो है उस टॉप मोस्ट रो में कितने कार्ड्स होंगे? 2 कार्ड्स होंगे सर जी। तो यही पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। तो इनडायरेक्टली हमने सेकंड पार्ट भी निकाल लिया। अब आ जाते हैं सर जी फाइनल पार्ट पे। फाइनल पार्ट में कहा जा रहा है द मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्लाइड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम। ये जो हमने सवाल किया इसको सॉल्व करने में कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज हुआ है? धड़ाक से देख के कहिएगा कि सर जी एपी की कहानी यूज हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इसके साथ एक और धांसू टॉप 15 क्वेश्चंस का सेशन हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।